चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो जाए तो प्लीज़ मुझे काइंडली बता दीजिएगा। और आवाज़ सबको क्लियर है मेरी? जी जी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग माइक को यूज़ ना करें। कोई क्वेश्चन हो तभी कीजिएगा, बाकी आप लोग चैट के ऊपर कोई हो तो सारी चीज़ें कीजिएगा, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो आपके किसी एक की वजह से। अच्छा, सबसे पहले आज की क्लास का जो हमारा एजेंडा है वो है सिर्फ सैलरी की रिटर्न फाइलिंग। कि अगर एक सैलरी पर्सन है इन पाकिस्तान, वो सैलरी इनकम अर्न करता है, तो सर वो अपना रिटर्न फाइल आईआरएस के अंदर कैसे करेगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं हमारी लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये सीखा था कि हम अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें रिटर्न फाइल करने से पहले हमें आईआरएस का आईडी और लॉगिन, आईडी और लॉगिन और पासवर्ड चाहिए होता है। ठीक है, आईडी लॉगिन इज योर सीएनआईसी नंबर, और आपको एनटीएन नंबर भी इशू हो जाता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कहाँ से मिलेगा। और दूसरा ये है कि उसके मिलने के बाद हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं सर। लास्ट क्लास के अंदर हमने न्यू रजिस्ट्रेशन सीखी थी और न्यू एनरोलमेंट। सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, कोई लंबी बात नहीं होगी इसके ऊपर, जस्ट रिपीट इट। कि लास्ट क्लास के अंदर हमने ये सीखा था कि सर एक बंदे के हमें अगर उसको एनटीएन रजिस्टर करना है या आपको करना है तो आपको चार चीज़ें चाहिए: सीएनआईसी नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, और उसका कंप्लीट रेजिडेंशियल और कमर्शियल एड्रेस, एनीथिंग यू वांट। ठीक है, और उसको हम फिल कर देते हैं, यहाँ सीएनआईसी डालते थे, उसका नाम लिखते थे एज पर सीएनआईसी, उसका फोन नंबर कंफर्म करते थे, ठीक है, उसकी ईमेल उसको कंफर्म करते थे। और सर फिर यहाँ पे हम उसकी कंप्लीट डिटेल डालते थे, रेजिडेंशियल स्टेट, ओ सॉरी, रेजिडेंट एरिया जहाँ पे भी वो रहता है वो हम सेलेक्ट करते थे, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या उसका मेजरमेंट है, क्या यूनिट है, क्या नंबर है, किस स्ट्रीट के अंदर है, कराची, पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी। और कराची का यहाँ पे जाके हम लोग सेलेक्ट करते थे। उसके बाद जब ये सारी चीजें डालती थी तो हम कैपेसिटी में सेलेक्ट करते थे। अगर उसके नाम पे घर है तो ऑनर सेलेक्ट होगा, अगर उसके नाम पे नहीं है, टेनेंट है, या अब्बा के या भाई के या किसी के और के घर पे रह रहा है, तो फिर हम ये वाला सेलेक्ट करते थे, बेनामी, लीज, टेनेंट, फ्रेंचाइज। और शेयर या तो 100% नाम पे तो 100%, और बेनामी में से 1% डाल के हम ये कैप्चर डालेंगे। और कैप्चर के बाद दो कोड जनरेट होंगे। एक कोड आपके ईमेल एड्रेस पे जाता है, जो भी आपकी जीमेल की याहू की ईमेल होगी। एक कोड आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जाएगा। ये दोनों कोड जैसे ही आप डालेंगे तो एफबीआर की तरफ से आपको एक ईमेल आएगी कि योर लॉगिन आईडी दिस, योर पासवर्ड इज दिस, एंड योर पिन कोड इज दिस। तो इस तरह आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ये मैंने क्विक रिकैप कर लिया हमारी लास्ट क्लास का। अब सर आज की क्लास में जरा चलते हैं आइरस के ऊपर। थोड़ा सा पहले आइरस को भी देखते हैं साथ साथ। ठीक है, यहां से मैं इसको बैकग्राउंड इसको बंद कर देते हैं। सर अब मैं यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सर आपके सामने ये एक स्क्रीन आ गई होगी, ये हमारा डैशबोर्ड है पूरा आइरस का। बहुत अच्छा डैशबोर्ड है। एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज के भी मैंने काम किए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह, एक अच्छी इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। देखिए सर, सबसे पहले ये एक बात समझ लें, इस आइरस के ऊपर आप क्या क्या काम करेंगे। आप अपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल यहाँ करेंगे। अब इनकम टैक्स में आपका बिजनेस रिटर्न भी हो सकता है, सैलरी रिटर्न भी हो सकता है, एओपी का रिटर्न भी हो सकता है, कंपनी का रिटर्न भी हो सकता है। ये जितनी भी रिटर्न फाइलिंग है जो हमारी ईयरली होगी इंशाल्लाह, जो अभी 30 सितंबर आपका पाकिस्तान के अंदर आने वाला है, और अभी बजट के अंदर भी बड़ी चेंजेस आई हैं। इन्होंने बिल्कुल बैंड कर दिया है। मैंने छोटी सी वीडियो भी बनाई है अभी बजट के ऊपर, 7-8 मिनट की, जो की हाईलाइट चेंजेस है यूट्यूब की, वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा। कि कुछ अब चेंजेस ऐसी आ गई हैं कि जिनका एनटीए नहीं है, ना वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ना वो गाड़ी खरीद सकते हैं, ना वो कोई घर खरीद सकते हैं, ना वो कोई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन आई है। तो पाकिस्तान के अंदर अब ये नेट टैक्स बेस बढ़ने वाली है, क्योंकि किसी को भी अब अपना कारोबार करना है तो कारोबार बैंक अकाउंट के बगैर आजकल नहीं हो पाता, आपको पता है। तो जिसको भी अपनी सारी चीज़ें करनी है तो उनको अब एनटीएन और रजिस्ट्रेशन और फाइलर बनना पड़ेगा। तो ये काम बड़ा बढ़ने वाला है पाकिस्तान के अंदर। इस सीज़न पे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही रिटर्न फाइलिंग की चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह आपको बड़ी काम आएगी इस कोर्स के बाद, बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद। ओके, तो सर ये हमारा आइरस का पोर्टल है। अब देखें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, ये अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको पूरे कोर्स में एक एक चीज़ें बताता जाऊंगा। रेक्टिफिकेशन, थोड़ा अपील के बारे में बताऊंगा, रिफंड, डीएनएफ, विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जो हम इस कोर्स के अंदर करेंगे। पेमेंट ये अलग है, जुरिस्डिक्शन, सेल टैक्स। ठीक है, और सर
IRMS, ठीक है, ये भी एक हमारी चीज़ है। और एक हमारा यहाँ पे इनवॉइस मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक एंड में MIS, ये आपको दिख नहीं रहा, ये कोने पे आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सर, अभी हम चलते हैं सैलरी रिटर्न के, इनकम टैक्स के रिटर्न के फॉर्म को कैसे ओपन करते हैं। यहां तक कोई चीज़ है, कोई क्लियर नहीं है कोई चीज़, तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आगे चलूं और सैलरी का रिटर्न ओपन करूं अपना। या चैट पे लिख दें एवरीथिंग इज ओके। आर यू ऑल विथ मी? ओके। ओके, थैंक यू जैन, थैंक यू। थैंक यू रहमा। ओके, अब चलें सर, देखिए सैलरी रिटर्न के लिए एक सैलरी का नॉर्मल रिटर्न भी आता है, लेकिन देखिए मेरी ये सजेशन है एज अ कंसल्टेंट, और आपकी बाकी मर्जी है, कि हम हमेशा ना नॉर्मल रिटर्न को ओपन करेंगे। किसको ओपन करेंगे? नॉर्मल इनकम टैक्स के रिटर्न को। अब ये नॉर्मल रिटर्न मैंने ओपन किया, तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है? इंडिविजुअल AOP कंपनी नॉर्मल रिटर्न। देखिए मैंने डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ गया, ये नॉर्मल रिटर्न वाला पोर्शन है, यहाँ तक सब साथ है। यहां मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक किया, तो ये क्या कह रहा है? नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल AOP और कंपनी, कि भाई इंडिविजुअल का, AOP का, कंपनी का, तीनों का रिटर्न इसी फॉर्म के ऊपर फाइल होगा। ठीक है। अब सबसे पहले सर हमें डालना है टैक्स पीरियड। तो अभी मुझे कोई बताएगा चैट बॉक्स में, जो मेरे कोर्सेज ले रहा है, कि अभी कौन सा टैक्स पीरियड चल रहा है? अभी कौन सा टैक्स पीरियड चल रहा है? अभी पुराना कौन सा था, अभी नया कौन सा स्टार्ट होगा? कोई मुझे बताएगा? और पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा? सर 2014, अली कहाँ चले गए भाई? 2024 लास्ट जो हमने रिटर्न फाइल किया वो हमारा था 2024। ग्रेट समिया, ग्रेट रहमा, ग्रेट जैन। बिल्कुल हमारा टैक्स ईयर जो है 2024, और न्यू है जो 2025। अब जो न्यू टैक्स ईयर होगा वो हमारा होगा, सॉरी, ठीक है। अब जो अभी हम रिटर्न फाइल करेंगे वो 2025 का होगा, लास्ट हमने 2024 का फाइल किया। ठीक है। अब जो न्यू रिटर्न होगा वो 30 जून 2025 पे जो एंड होगा। आगे जो सितंबर में आपकी रिटर्न फाइल आएगी वो आएगी टैक्स ईयर 2025। अच्छा, ये जो मेरा क्लाइंट है इसका 2024 का रिटर्न फाइल है, इसका 23 का रिटर्न फाइल नहीं है, तो मैं टैक्स ईयर 2023 ओपन करूंगा। रिटर्न फॉर्म सबका सेम है, ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला रिटर्न फाइल्ड है, इसलिए इसके ऊपर हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसका 2023 का रिटर्न ओपन कर रहा हूं। इसने सिर्फ 2024 का रिटर्न फाइल किया है, और आइरस के ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन करके अपना फाइलर बन गया। जैसे ही मैं 2023 डालूंगा तो ये टैक्स ईयर ओपन कर देगा, 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक। मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, फिर मैं यहाँ आके कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि आपके ड्राफ्ट के अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, ये मैं बाद में बताऊंगा ड्राफ्ट वगैरह में कहाँ है। ये मैं अभी यहाँ से आके जरा इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पहले से ओपन था इसलिए कह रहा है कि ड्राफ्ट के अंदर है। नो रिकॉर्ड फाउंड हो गया। अब वापस ओपन करते हैं। नॉर्मल ईयर 2023। ठीक है, ये सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। थोड़ा सा आइडस स्लो हमारा चलता है। ये आपका ओपन हो रहा है आई पूरा रिटर्न फॉर्म, इसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। देखें सबसे पहले टॉप पे आ रहा है ईयर 2023। क्या कह रहा है? सेक्शन 114, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन का रेफरेंस दे रहा है, कि इस सेक्शन के मुताबिक हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है। रिटर्न ऑफ द फाइल वॉलंटरी फॉर कंप्लीट ईयर। ये वॉलंटरी रिटर्न का मतलब ये होता है, मैं ये बताऊंगा काशान, पेंडिंग रिटर्न, लास्ट ईयर रिटर्न, डिक्लेरेशन, जो रिटर्न फाइल कर दिए होंगे, सारी चीजें बताऊंगा। पेंडिंग रिटर्न का यहाँ नहीं आता, वो नोटिस आएगा तब बताऊंगा। अभी सारी चीजें बताऊंगा, एक एक करके हर चीज हम कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी 4 महीने, 5-6 महीने मेरे साथ ही हो तुम लोग, ठीक है? कहीं नहीं जा रहा मैं तुम लोग से दूर। सेट है? ओके, चले सर। सर देखिए, अब सर आइरस के रिटर्न को देखें, यहाँ आ रहा है सेव, सबमिट, प्रिंट, क्लोज। ठीक है, यहाँ आ रहा है अमोटाइजेशन, डेप्रीसिएशन, मिनिमम टैक्स, ऑप्शन आउट ऑफ PTR, पेमेंट, कंपनी डायरेक्टर, अटैचमेंट, एट्रीब्यूट्स। ठीक है। आज के इस फॉर्म के ऊपर सिर्फ हम सैलरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? सैलरी रिटर्न की। ओके। तो सर सबसे पहले, अब यहाँ पे आपको पता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कितने टाइप्स ऑफ हेड्स हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम है हमारी। इनकम फ्रॉम सैलरी, income from property, income from business, income from capital gain and income from other sources। ये कहीं ना कहीं इनकम हमारी इसी दरमियान आती है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने हमसे डिमांड की थी कि सर आप रिजीम का कॉन्सेप्ट समझाइएगा, तो इसकी मैं एक डिफरेंट क्लास रखूंगा।
मे बी कल तो नहीं रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक या वीकडे में भी नहीं, मुश्किल हो जाता है। हम नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर एक एक मैं अलग से क्लास रखूंगा आपकी टैक्स रिजीम के ऊपर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए समझना कि मिनिमम टैक्स क्या होता है, एफटीआर क्या होता है, एमटीआर क्या होता है, एनटीआर क्या होता है, और इन तीनों के मुताबिक हमें क्यों समझना है, हमारी इनकम कैसे यहाँ फॉल करेगी और हम कैसे अपने रिटर्न फाइल्स करेंगे। ओके। अच्छा, अभी मैं इतना बता दूं कि सैलरी इनकम जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाती है। कहाँ जाती है? नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाती है। ठीक है। तो हमें नॉर्मल टैक्स रिजीम के मुताबिक अपना रिटर्न फाइल करेंगे। अब यहाँ पे जो कि 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में आ रहा है, तो यहाँ पे हर हेड्स ऑफ इनकम को अलग अलग बताया हुआ है। प्रॉपर्टी का मुझे रिटर्न है तो प्रॉपर्टी में मैं जाऊंगा। बिजनेस है, कैपिटल गेन है, और एक ही बंदे के बहुत सारी इनकम भी हो सकती है। सेट है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि सर सैलरी को ओपन यहाँ तक कहाँ तक करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? तो मैं जरा एक अपने क्लाइंट की आपसे एक सैलरी स्लिप शेयर करता हूँ, और उसके मुताबिक हम रिटर्न फाइल करते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट क्लाइंट से चाहिए होते हैं। ओके। यहां तक सबको क्लियर है? 2 मिनट सोच लें, 2 मिनट कोई चीज समझ ना आई हो। ओके। थैंक यू बिलाल, थैंक यू एवरीवन। ओके। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले अब मैं ज़रा इसको छोड़ देते हैं। ज़रा मैं चलता हूँ। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, मैं ज़रा अपना एक डाटा निकाल रहा हूँ, 2 मिनट के लिए सिर्फ। तो वापस स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा सॉरी, पूरी स्क्रीन ही शेयर करते हैं। फुल स्क्रीन। स्क्रीन। अच्छा, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक एक सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सर एक, ये क्यों आ रहा है यार? टॉप शेयर। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये क्यों आ रहा है? हाँ सही है, चला गया। ओके सर, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक छोटी सी एक चीज आ रही है, ये आ रही है सैलरी स्लिप। देखिए, हर सबसे पहले सैलरी रिटर्न के लिए आप लोग माशाल्लाह से सब जॉब करते होंगे, नहीं ठीक है? और सब जॉब करते हैं तो पाकिस्तान में जिनकी भी इनकम 6 लाख से अबव है, 6 लाख अबव, और कंपनी अपना विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करती है, अगर आपको कैश पे सैलरी नहीं दे रही, जो कि गलत भी है। ठीक है। एक लॉ है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जहाँ पे ये लिखा है कि अगर आप कुछ सैलरी 32,000 ज़्यादा कंपनी कैश पे देती है, तो फिर कंपनी का एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता है जब कंपनी अपना रिटर्न फाइल करती है। ठीक है। ये बातें सारी वहाँ पे मौजूद है। कोई सवाल हो तो आप मुझसे बिल्कुल कर सकते हैं उस बारे में। तो हर बंदे को एक सैलरी स्लिप मिलती है एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी 30 जून हो जाएगा इंशाल्लाह, 15 दिन बाद। तो सबको अपने एचआर से एक सैलरी स्लिप मिलेगी कि उसको ये बताया जाएगा कि तुम्हारी पूरे साल की ये सैलरी है, और हमने तुम्हारा ये टैक्स यहाँ पे डिडक्ट किया है। अब इस बंदे की पूरे साल की सैलरी है, अब ये ऊपर की इंफॉर्मेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कंपनी की अपनी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। ये बंदा सिंध गवर्नमेंट में कहीं जॉब करता है। ठीक है। सर, ये उसकी सैलरी स्लिप है। अब यहाँ देखिए उसकी क्या क्या: बेसिक रेट, बेसिक पे, कन्वेंस अलाउंस, फिक्स टीएडी अलाउंस, अदर अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, डिफरेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस 45% ऑफ द बेसिक सैलरी, जो सैलरी के अंदर मैंने पढ़ा है। मेडिकल अलाउंस अप टू 10% एग्जाम होता है, इससे ज्यादा हो तो टैक्सेबल होता है। जुडिशियल अलाउंस, स्पेशल जुडिशियल, एडॉक रिलीफ और रिलीफ अलाउंस। अब ये सारे अलाउंस अलाउंस मिला के, ठीक है, जीपीएफ सब्सक्रिप्शन और इंश्योरेंस और वेज टाइप जो भी इन्होंने किया है। सर, हमारे लिए जो एज अ टैक्स कंसल्टेंट क्लाइंट के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी ग्रॉस पे। ठीक है। ये पर मंथ है, ये पर मंथ इस बंदे ने मुझे पर मंथ दी है। ठीक है। एक सैलरी स्लिप दी है अपनी। अच्छा, अब दो चीज होती है। एक आपको मिलता है रूल 44 का विदहोल्डिंग टैक्स का सर्टिफिकेट, वो आपको कंपनी बना के देती है। उसमें वो पूरे साल की आपकी सैलरी इनकम और पूरे साल जितनी विदहोल्डिंग हुई है वो बता देती है। ये तो इस बंदे ने एक मंथ की अपनी सैलरी स्लिप दी है, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि इसकी सैलरी ये है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी ग्रॉस सैलरी है 60,127। इसकी टैक्स डिडक्शन हुई है, जो विदहोल्डिंग हुई है वो हुई है 1798, 1798।
98। और नेट पे इसको मिले 58,329। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू एज अ टैक्स कंसल्टेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए सैलरी आप बना नहीं रहे, सैलरी का काम बनाना है एचआर का। एचआर को इनकम फ्रॉम सैलरी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। हाँ, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी बिल्कुल, इनकम फ्रॉम सैलरी की, जो मैंने लेक्चर डाला हुआ है। लेकिन एज अ कंसल्टेंट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं जरा एक्सेल ओपन करता हूँ, एक्सेल ओपन करता हूँ। सर इफ अ पर्सन है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ही विल सबमिट डिफरेंट, नहीं नहीं नहीं, ये सारे अगर मल्टीपल सोर्स इनकम है, सबका रिटर्न फाइल एक ही जगह पे होगा, ये मैं आगे बताऊंगा। सर अगर सैलरी गलत फाइल हो जाए फिर सही सही किया जा सकता है, उसके लिए रिवीजन ऑफ रिटर्न का टाइम होता है हमारे पास 60 डेज का। 60 डेज में आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मैं एक्सेल फाइल ओपन कर रहा था, ओपन हो जा भाई। सर ये हमारी एक्सेल फाइल आ गई। अब मैं इसकी सबसे पहले ग्रॉस पे से मैं ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए। सर ग्रॉस पे 60,127, 60,127। अच्छा, अगर यही है तो मैं इसका अंदाजा यही लगाऊंगा। अच्छा, एक अभी मैं आपको कुछ चीजें भी बताऊंगा इसमें, 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने इसकी लगाई भाई, इतनी इसकी पूरे साल की ही है। और अगर पर मंथ डिडक्शन इसकी ये हो रही है 1798, 1798, तो ये आ गई इसकी पर मंथ विद होल्डिंग टैक्स ग्रॉस पे। अच्छा, एनुअल पे, एनुअल पे, ठीक है, इसको यहाँ हटाते हैं, विद होल्डिंग टैक्स पर मंथ, विद होल्डिंग टैक्स एनुअली। अच्छा, आपको मुझे कोई बताएगा कि विद होल्डिंग टैक्स किस सेक्शन के मुताबिक फाइल किया जाता है? ये सैलरी के ऊपर विद होल्डिंग किस सेक्शन के मुताबिक फाइल की जाती है? किसी को ये चीज पता है? कोई बताएगा मुझे जो मेरे लेक्चर देख रहा हो? 149, शकील अहमद, ग्रेट, सेक्शन 149 के मुताबिक की जाती है। सर 1 मिनट, मैं इसको जरा जूम कर दूं। सर आप सही है, आपको विजिबल हो रहा है अच्छे से? सॉरी, आप लोग बता दिया करें मुझे बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब सर मैंने इसकी ये डिडक्शन डाली, सेक्शन 149 के मुताबिक कंपनी विदहोल्डिंग करती है। ठीक है। अच्छा सर, ये हमने मल्टीप्लाई बाय इसको भी 12 कर देते हैं। ये हमारा हो गया। ये तो इन्फॉर्मेशन वो है जो डॉक्यूमेंट मुझे क्लाइंट ने दिया है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो डॉक्यूमेंट मुझे क्लाइंट ने दिया है। अब मैं इसके मुताबिक इसका रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे पर मंथ डालना होगा या एनुअली डालना होगा रिटर्न के अंदर? आप लोग क्या कहते हैं, क्या पर मंथ होगा या एनुअली होगा? क्या हो सकता है? मुझे पर मंथ सैलरी डालनी पड़ती है या एनुअली डालनी होती होगी? एनुअली, ग्रेट ग्रेट। हमें एनुअली सैलरी अपनी रिटर्न फाइल करनी है, बिल्कुल एनुअली करनी है। तो सबसे पहले सर एनुअली आ रही है 7,21,524। अब मैं चलता हूँ अपना आइरस रिटर्न के ऊपर। आइरस रिटर्न आप सबके सामने स्क्रीन आ गई है, आइरस की रिटर्न की स्क्रीन कहीं स्टक तो नहीं हो रही मेरी? क्लियर है स्क्रीन, ओके। सर अब देखें, सर यहाँ पे आपका आ रहा है पे वेजेस अदर रेम्युनरेशन, अलाउंसेस, एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स गवर्नमेंट, प्रॉफिट एंड लीव एडिशनल चीज। ये चार चीजों को ब्रेक किया गया है। लेकिन जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं, हमें किसी चीज में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, हमें इन चीजों में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हमने टोटल पे वेज उठा लिया, जिसकी हमने टोटल कर लिया है, उसको मैं यहाँ के सिर्फ पेश कर दूंगा। मैं उसको आगे यहाँ क्या कर दूंगा, पेश कर दूंगा। जो भी आपकी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सैलरी है, बहुत आसान रिटर्न है, सैलरी का सबसे आसान रिटर्न है। लेकिन लोगों को नहीं आता, इसी बात से हम पैसे कमा लेते हैं। ठीक है ना? तो यही है कि चीज़ें आसान होती है, लेकिन एक बार पता चल जाए तो हमें बड़ा, हमारी इसमें वो होती है। ठीक है। अब सर यहाँ पे मैंने सैलरी डाली। अच्छा, अब ये मैंने डाला टोटल अमाउंट में, अभी ये मैंने डाला टोटल अमाउंट। अब सर यहाँ पे आ रहा है अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फाइनल। अगर सैलरी के अंदर कोई एग्जाम्ड अमाउंट है, कोई एग्जाम्ड अमाउंट है, तो वो मैं यहाँ डालता। अभी इसके अंदर कोई एग्जाम्ड अमाउंट नहीं है, सारी टैक्सेबल है। ठीक है।
अगर कोई एग्जाम्ड अमाउंट होती है, जाके मेडिकल है, कुछ चीजें हैं जो आपको रीइंबर्समेंट की जाती है, वो सारी एग्जाम्ड होती है, तो मैं एग्जाम्ड यहाँ डालता। और अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालता, मैं यहाँ जीरो डाल देता हूँ और मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, तो आयरस ने क्या किया, यहाँ पे जीरो करके मेरी नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर सैलरी इनकम ले गया, विच इज अराउंड 7,21,524। कुछ भी नहीं किया मैंने सर, मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट पे कॉपी पेस्ट किया, इसको जीरो किया और सिर्फ कैलकुलेट का बटन दबाया, कैलकुलेट का बटन दबाया, तो इसने मेरी नॉर्मल इनकम टैक्स सैलरी की यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। अच्छा, यहां तक किसी का कोई सवाल समझ ना आया हो? सर यहां तक कोई चीज आपको समझ ना आई हो जी? जुनेद, बिलाल जी बोले। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बस सलाम। आपने आई थिंक शुरू में कहा था कि सिर्फ अगर हम सैलरी के रिटर्न कर रहे हैं तो हम्म। बाकी जो बॉक्स हैं, जो बाकी रोज हैं यहाँ, उनको फिल आउट नहीं करना पड़ेगा। इज दैट, मैंने आपको क्या सही सुना? जी जी, कौन से वाले, ये वाले फिल, ये वाले बॉक्सेस? परक्सेट्स और नहीं नहीं, हाँ एक्सपेंडिचर। बिल्कुल बिल्कुल, देखें एक्चुअली ये दिए गए हैं कि आपको चाहे तो ब्रेकअप करके डाल सकते हैं, बट इसको डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तकरीबन 5-8 साल से, और हमारे जितने भी यहाँ पे हैं, और मैंने जितनी फर्म्स बिग फोर के साथ काम किया है, हम जितनी भी सैलरी रिटर्न के काम करते हैं, हम टोटल सैलरी को हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि पीछे आपने वर्किंग की होगी सैलरी, या तो आपकी हम्म। जो भी क्लाइंट होगा उसने आपको सैलरी स्लिप दी होगी, या उसने आपको पूरे साल की डिडक्शन दी होगी, आपने उसकी अमाउंट सिर्फ टोटल ग्रॉस अमाउंट उठा के यहाँ डालनी है। अच्छा, मैंने नेट अमाउंट क्यों नहीं डाली सर यहाँ पे? मेरा एक सवाल है, आपको क्लियर हो गया बिलाल? एक फॉलो अप था, बट जी जी। अगर आपके पास टाइम है तो जी जी, अगर बोलें, अगर वो कुछ लंबी ये हो तो मैं अगर आपको मुझे बोल पूछना दूंगा। है कि जो एचआर डिपार्टमेंट होता है हम्म। पाकिस्तान के अंदर, लाइक आर दे आल्सो सेंडिंग अ सिमिलर रिपोर्ट टू एफबीआर? लाइक हाउ नो डज नो एफबीआर नो नो कंफर्म? नो। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यस। एचआर डिपार्टमेंट एफबीआर को बिल्कुल रिपोर्ट करती है, मैं वो साली समझा, सॉरी। पेरोल आपका ये होता है कि जो विदहोल्डिंग होती है, जैसे मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में सेक्शन 149 के मुताबिक होती है, मैं यूके में हूँ, तो यहाँ पे एनआई के मुताबिक कट के एचएमआरसी को जाती है। आप जहाँ पे, मुझे वहाँ का नहीं पता, बट हमारी हर मंथ जो भी पूरी इंप्लॉयज की विदहोल्डिंग्स होती हैं, वो ये चीज़ जमा हो जाती है एफबीआर को, रिपोर्ट होती है, उसकी स्टेटमेंट कैसे फाइल होती है, उसकी चीज़ें क्या होती है, वो भी स्कोर्स का पार्ट है सारा। ठीक है, हर मंथ थैंक उनको यू, फाइल करनी होती जज़ाकल्लाह। है। ओके। और वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने, क्लाइंट ने आपको डेटा नहीं दिया, तो उसको हम ऑनलाइन कहाँ जाके देख सकते हैं, ये भी अभी आइरस के ऊपर आपको बताऊंगा। कि समझे भाई, क्लाइंट कह रहा है यार मुझे तो एचआर ने सैलरी नहीं दी, या क्लाइंट ऐसा है जिसने 3 साल पहले का कोई रिटर्न का नोटिस आया है, और वो कह रहा है यार मैंने तो वो जॉब छोड़ दी है, अब मैं कहाँ एचआर को ढूंढता फिरूं, वो मुझे कहाँ से वो सैलरी की डिडक्शन बताएगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम आइरस के ऊपर ऑनलाइन कहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहां तक अभी कोई और भी सवाल है चैट बॉक्स में, मैं देख लेता हूँ जरा। आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, यस बुशरा, बिल्कुल पूछे। अच्छा, अगर किसी की बेसिक पे 50K और 70K अलाउंस है, और कंपनी की तरफ से कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता, तो हम आइरस में क्या सैलरी शो करेंगे? अच्छा, अब देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ठीक है। ये आप कह रही हैं कि 50K सैलरी है तो मतलब 6 लाख तक सैलरी हो गई, लेकिन 70K अगर ऐड हो गए तो उसका मतलब अलाउंस इज टैक्सेबल। मेरा कॉन्सेप्ट मैंने दिया है बहुत जबरदस्त, कि ऑलवेज अगर आपको अलाउंस मिल रहा है इन अ फिक्स बेसिस ऑन अ सैलरी, इन अ फिक्स बेसिस ऑन अ सैलरी, फॉर एग्जांपल कंपनी इज गिविंग यू ट्रेवलिंग अलाउंस, कंपनी इज गिविंग यू इंटरटेनमेंट अलाउंस, आप अपनी फैमिली के साथ घूमने गए, कंपनी ने कहा दुबई का खर्चा मेरी तरफ से, आपको कंपनी ने गाड़ी दी, आपको कंपनी ने घर दिया रहने के लिए, दीज आर ऑल अलाउंसेस एंड परक्विजिट, दीज आर ऑल टैक्सेबल, ऑल टैक्सेबल। कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉयड की तरफ से एम्प्लॉय को मिले, इट्स ऑल टैक्सेबल, अनटिल अनलेस एग्जाम ना कर दे, जैसे कि मेडिकल को एग्जाम किया गया अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। ओके, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो अब अगर कंपनी ने आपका टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो आप अगर, और आप टैक्स देना नहीं चाहते, तो फिर ये है हमारी जो इलीगल वेज, और इलीगल तो मैं नहीं कहूंगा, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन वाली चीजें, जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा कॉमनली चल रहा होता है। फिर आप अपनी सैलरी इनकम को 6 लाख या 5.5 लाख या 5,40,000 तक रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो फिर आपका कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है। वेरिएबल, अच्छा बुशरा, वेरिएबल अलाउंसेस हो तो टैक्सेबल नहीं है। अब वेरिएबल अलाउंसेस लाइक, फॉर एग्जांपल, आप जॉब पे गए, कम आप सुबह बैठे ऑफिस में, और आपके एम्प्लॉय ने कहा यार वो जरा ये एफबीआर चले जाओ, एफबीआर चले जाओ यार, हमारी कंपनी का एक केस चल रहा है ये ऑडिट का, जरा कमिश्नर से मिल के आ जाओ। बुशरा, आप गई, आपने कहा ठीक है सर मैं एफबीआर जाती हूँ, आप एफबीआर गई, अपनी गाड़ी निकाली, आप एफबीआर हो गई। अब आप एफबीआर किसके काम से गई हैं? अपने पर्सनल काम से या कंपनी के काम से? नंबर वन, आप गई हैं किसके काम से? कंपनी के काम से। यू आर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने क्या परफॉर्म किया है? ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर वन। अब ये पैसे
आपकी पेट्रोल लगा होगा गाड़ी के अंदर, फॉर एग्जांपल आप एफबीआर आना चाहना कि आपका 1000 का फ्यूल उड़ गया, गाड़ी पाकिस्तान में पेट्रोल आराम से इतना लग जाता है आजकल, इसी में भी गर्मी भी बहुत है, ठीक है। तो आप गई और आपने फ्यूल उड़ गया, अब कंपनी में आई और कंपनी के एडमिन डिपार्टमेंट को आपने कहा कि भाई मैं ये गई थी, मुझे ये रीइंबर्स कर दें, तो ये आपको रीइंबर्समेंट कर दी, तो ये आपका टैक्सेबल नहीं है। दिस इज ड्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो आपको वेरिएबल बेसिस पे रीइंबर्स हो गया, ये आपका टैक्सेबल नहीं है। अदर एक एग्जांपल, कंपनी ने कहा बुशरा आपको डिफरेंट क्लाइंट्स पे जाना है, आपको डिफरेंट जगहों पे जाना है, आपको हर जगह पे आपको जाना है, मंथली आपकी 10 मीटिंग्स होगी, आपको यहाँ वहाँ जाना है। तो बुशरा आपने कहा कि यार अगर मैं इतनी जगह जाऊंगी तो सर मुझे ये तो मेरा एक्सपेंस होगा। तो सर बॉस ने कहा कि आपकी सैलरी के अंदर हम 50,000 रुपये एडिशनल आपको अलाउंस देंगे। क्या देंगे? हर महीने आपकी सैलरी के अंदर फिक्स बेसिस पे आपको अलाउंस मिलेगा। अब ये जो फिक्स बेसिस पे आपको अलाउंस मिल रहा है, हालांकि आपको मिल रहा है आपके डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन ये अलाउंस आपका ऑलवेज टैक्सेबल है, ये अलाउंस आपका ऑलवेज टैक्सेबल है, क्योंकि फिक्स बेसिस पे आपको सैलरी के अंदर दिया जा रहा है। ये सैलरी का कॉन्सेप्ट है, मुझे इतना डिटेल के अंदर नहीं बताना था, लेकिन मैंने आपको इस क्लास के अंदर क्लियर कर दिया। नंबर टू, अच्छा हाँ और क्या बात थी, हाँ यही था। तो वो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर मैं मूवी, ऑफिस में बैठी है परेशान है सर, आपके बॉस ने कहा चलें यार आप डिनर करके आ जाएं, मैं आपको ये 5,000 रुपये देता हूँ, आप लोग डिनर करके आ जाएं। आप गए 5,000 रुपये का खाना खा लिया, तो ये 5,000 भी आपको बेनिफिट मिला एम्प्लॉयर की तरफ से, खाना तो आपकी जिम्मेदारी थी ना, खाना तो आपको खाना था, ठीक है, अपने जेब से खाना था, आपने आपने आपको एम्प्लॉयर ने खाना खिला दिया, तो ये भी आपका टैक्सेबल है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें टैक्सेबल इतना होता नहीं है, बट इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। ओके पागल हो गए कौन है फिर? मोहम्मद अली साहब हैं IQ स्कूल के, वो कोई? सर, माइक म्यूट कर दें, माइक म्यूट करते हैं, आपकी आवाज आ रही है मोहम्मद अली साहब की। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक मिनट सर, मेरा वीपीएन का पता नहीं क्या इशू आ रहा है, नॉट कनेक्टेड हो रहा है, मैं इसको एक मिनट करते हैं, कर कनेक्टेड हो गया, चलें, ठीक है सर। अब यहाँ पे सर आप, अच्छा अब अस्मा का सवाल है, सर इफ आई बिकम फाइलर टैक्स ईयर 2026 आई विल हैव टू फाइल रिटर्न एंड पे द टैक्स फॉर 2020 टैक्स ईयर। देखिए अस्मा, अगर आप अभी 2025 में फाइलर बनना चाहती हैं तो 30 जून के बाद हमारे रिटर्न ओपन हो जाएंगे, आप 2025 का रिटर्न फाइल करेंगी, 30 सितंबर के बाद आप ऑटोमेटिकली फाइलिंग लिस्ट में आ जाएगी, ठीक है। आपको कोई लेट फीस का चालान भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने अपना रिटर्न फाइल ड्यू डेट पे नहीं किया तो फिर आपको 1,000 रुपये का चालान पे करना पड़ेगा फाइलर में आने के लिए, ओके। और आप अगर 2025 में भी रिटर्न फाइल कर देती हैं तो 30 सितंबर तक आप फाइलर लिस्ट में आ जाएंगी। एनटीएन जो कहाँ पे देखते हैं वो भी आज बताऊंगा मैं, ओके। अच्छा सर, यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। सर ये हमने सिर्फ सैलरी इनकम डाल दी है यहाँ पे। अब सर ये सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स कहाँ कैलकुलेट हुआ होगा, अब जरा गौर से देखिएगा, अभी ये सबसे एंड में आ रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट, सबको टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट, मैं इसको क्लिक करूंगा। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें ओपन है। सर ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे जब मैं आपको पूरे पूरे रिटर्न करवाऊंगा, ठीक, डिडक्टेबल, अलाउंस, टैक्स क्रेडिट, डिडक्शन, एडजस्टेबल। अभी मैं जाऊंगा कंप्यूटेशन पे। अच्छा, कोई भी मैं रिटर्न में कोई भी चीजें करूंगा उसकी कंप्यूटेशन हमेशा यहाँ पे होगी। सर कंप्यूटेशन में वापस कैसे जाएंगे, एक और बार देख लें। सर यहाँ पे आपको ये टैक्स चार्जेबल के ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन करेंगे, और सर यहाँ पे एंड में आपको आ जाएगा कंप्यूटेशन, मैं कंप्यूटेशन को ओपन करूंगा, ठीक है सर। मैंने एक एक लेक्चर करवाया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के, टोट सब सैलरी इनकम को प्लस करेंगे तो टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम में से आप डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आएगी, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी, और फिर आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट आएगा। अच्छा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें ये मेरी ऑनलाइन क्लास लेने का कोई फायदा तो है, माशाल्लाह काम सीख जाएंगे, लेकिन जब तक लॉ को पीछे से नहीं जानेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। तो प्लीज जो आपके पूरे आपका जो हफ्ता होता है ना उसमें प्लीज मेरे लेक्चर भी देखें, ताकि आपकी टैक्स की है ना बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से डेवलप हो जाए, ओके। कोई भी मसला हो, नहीं आ रहा समझ कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ नहीं हो, मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लें। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे ये टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट है, मुझसे जो इन्होंने डिमांड की, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि मैं इसको व्हाट्सएप पे नहीं समझा सकता, तो उसके लिए मैं एक डिफरेंट क्लास आपके लिए अरेंज कर लूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ओके। सर अब सर यहाँ पे आए, सर यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, टैक्स चार्जेबल नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल इनकम टैक्स 3,038 रुपये, 3,038 रुपये। अच्छा, कंपनी ने मेरा टैक्स कितना डिडक्ट किया है, सर कंपनी ने मेरा पूरे साल में जो टैक्स डिडक्ट किया है वो किया है 21,576। यहाँ पे कितना आ रहा है, अच्छा इसकी कोई ना कोई वो है, अच्छा सही है। अच्छा, कंपनी ने मेरा सर पूरे साल में 21,000 का टैक्स कैलकुलेट किया, यहाँ पे 3,000 रुपये आ रहा है। अच्छा,
अब ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? कोई बता सकता है मुझे ये बात, कोई डिफरेंट क्यों आ रहा है? कोई ऐसे ही सोच, कोई ऐसे ही, मुझे पता है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई भी ऐसे ही तुक्का उक्का कुछ भी लग सर ये सकता। या जी। तो ये मंथली तो नहीं कैलकुलेट किया इन्होंने? नहीं नहीं नहीं, ये तो स्लैब के हिसाब से ना, ये तो मतलब स्लैब ये। जी बिलाल साहब ग्रेट, आप स्लैब के मुताबिक, हम उन्होंने 2024 का था, यहाँ 2023 है, तो स्लैब रेट चेंज हो जाते हैं, हम रिटर्न 2023 का कर रहे हैं, तो उसके टाइम का उसका स्लैब लगा होगा। ठीक है। तो उस वजह से बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है इन चीज़ों में। ठीक है। और इन्होंने भी 21,000 रुपये, वैसे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा काटा हुआ है, पता नहीं क्यों काटा हुआ है, ये समझ से बाहर है। ये इनका देखना पड़ेगा। 21,000 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 लाख से ऊपर 5% टैक्स है। अगर मैं 6 लाख को यहाँ से माइनस करूँ और मैं 5% भी लगाऊं, तो आइरस ने तो बिल्कुल इंशाल्लाह सही कैलकुलेट किया होगा। 1,21,000 के ऊपर 0.05, 6,000 रुपये मैक्सिमम टैक्स आना चाहिए। चले 2023 में और कम था, 2.5% था। तो अगर मैं इसका डिवाइडेड बाय 2 करूं, तो ये देखें, यही बन रहा है 3,038 आपके सामने। ये 2.5% था। 6 लाख से ऊपर 2.5% था। इसका क्या टैक्स का है वो मुझे अब बाद में देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो सैलरी सर से। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा होगा इसके ने बाकी भी इनकम कमाई होगी कहीं ना कहीं से, तो हाँ, कुछ ये ना हो कुछ सकता है, होल्डिंग कर ये लें। हो सकता है, लेकिन खैर वो देखा जा सकता है। इसको देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली इसका टैक्स आ गया। अब सर, टैक्स तो आ गया। अब मुझे बताएं, क्या ये टैक्स मुझे पे कर देना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे जो है ना, एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है आपका। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फॉरेन सोर्स इनकम, एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जाम्प्ट होती है। अच्छा, शेयर इन एओपी, अनटैक्स टैक्स, ये बाद में बताऊंगा आपको थोड़ा सा। ये आ गया आपकी टोटल इनकम। डिडक्टेबल अलाउंस माइनस होगा तो आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे होता है टैक्स चार्ज, तो आपका आ जाएगा नॉर्मल इनकम टैक्स। ये आपका टैक्स आ गया। अच्छा, ये टर्नओवर, ये सारी चीजें छोड़ें, जब कंपनी का थोड़ा रिटर्न वगैरह करेंगे तब बताऊंगा। सर, अब आ जाएंगे, यहाँ पे आ रही है एडमिटेड इनकम टैक्स। आपकी क्या आ रही है? एडमिटेड इनकम टैक्स। एडमिटेड इनकम टैक्स का मतलब क्या? कि वो इनकम टैक्स है जो आप एडमिट करेंगे और पे करेंगे, एडमिट करेंगे और पे करेंगे। तो मुझे एक बात बताएं, अगर एक कंपनी एक एम्प्लॉय का टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट होके जा रहा है, तो उसको फिर एडिशनल टैक्स भी वापस पे करना पड़ेगा? जब ऑलरेडी कंपनी टैक्स पे करके जमा करवा रही है उसका डिडक्ट करके, एफबीआर को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। नो। ग्रेट, नो। तो सर, इसके लिए हमें इसको खत्म करने के लिए अब हमें जाना पड़ेगा इसकी विदहोल्डिंग। पहले मुझे यहां तक बताएं, यहां तक सबको सैलरी की चीजें समझ आ गई है? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि विदहोल्डिंग को कहां क्लेम करते हैं। ठीक है। जी जी, अंडर सेक्शन। बिल्कुल ग्रेट। जी बिलाल साहब, सवाल करें। अगर आप स्क्रीन पे थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, जी जी जहाँ ये 3,000 कैलकुलेट किया गया है, जी जी जी। तो what's the difference between this tax chargeable and then normal income tax? Is normal income tax like the NTR, यस normal tax regime वाला tax? यस, बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, टैक्स चार्जेबल मतलब कि क्या चार्ज हुआ आपके ऊपर, जो उसने स्लैब लगाया, और उसने कहा ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा आपका। एफटीआर का देखें यहाँ पे अलग से आ रहा है, फाइनल फिक्स टैक्स, मिनिमम टैक्स। एमटीआर का टैक्स यहाँ पे आएगा आपका। अभी ऐसी कोई सही इनकम सही। है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। थैंक यू, ओके। जजाकल्ला। चलें सर, ये आ गया आपका 3,038 रुपये आपका एडमिटेड इनकम टैक्स। ओके। ये हमें टैक्स पे करना है, लेकिन ये हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ऑलरेडी कंपनी ने हमारा डिडक्शन की हुई है। तो अब डिडक्शन को करवाने के लिए हम जाएंगे सर, यहाँ पे आपका आ रहा है सबसे पहले टैक्स क्रेडिट के नीचे, यही यही चार्जेबल पे जाके, यही टैक्स चार्जेबल पे आके आपका आ रहा है एडजस्टेबल टैक्स। अब देखिए, एनटीआर का जो टैक्स होता है ना, वो होता है एडजस्टेबल टैक्स, मतलब इसको पूरा का पूरा आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो और एफटीआर की जितनी भी विदहोल्डिंग होगी वो यहाँ जाएगी, इसकी यहाँ पे आएगी। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट ऑन डेट, कि अगर ये बंदे की कोई बैंक से भी इनकम आ जाती, कोई डिविडेंड इनकम आ जाती, तो उसको भी इसके अंदर थोड़ा सा इंक्लूड करके आपको चीजें समझाऊंगा अभी मैं। ठीक है। तो अभी हम नॉर्मली चलते हैं इसकी तरफ, एडजस्टेबल टैक्स की तरफ। मैं सवाल लेता हूं, मैं एक चीज ये समझा के आपको सवाल लेता हूं। अच्छा सॉरी, किसी का कोई सवाल आया ही होगा, मैंने पूछा था। सर ज्वाइन अ बिट लेट, सर आपको जल्दी ज्वाइन करना था सर। 1979 टोटल डिडक्शन हुई है, सिर्फ विदहोल्डिंग नहीं। मैं समझ नहीं पाया जफर तुम्हारा। दैट्स वाई मिस स्टार्टिंग 5-10 मिनट्स। प्रॉफिट ऑन डेट नहीं शो करेंगे जो बैंक में डिडक्ट होते हैं। अगर बुशरा, प्रॉफिट ऑन डेट बिल्कुल है, अगर ये इनकम आपकी है, जो अगर आपने सूद कमाई है, आपकी इनकम आ रही है और आपका विदहोल्डिंग हो रहा है, तो वो भी शो करेंगे। मैं उसको अभी थोड़ा सा ऐड करूंगा, अभी मैं बहुत स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ, एक एक चीज समझेंगे फिर वो ऐड करेंगे सारी चीजें। ठीक है।
चलिए सर, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर मैं आऊंगा। मैं थोड़ा सा, जो थोड़ा लेट आया मैं उनके लिए एंड में थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा 5 मिनट के लिए, लेकिन जो मेरे साथ चल रहे हैं मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा अभी, ओके। और रिकॉर्डिंग भी जो मेरे रजिस्टर स्टूडेंट हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है विथ लेक्चर्स, तो वो जाके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप वापस रिपीट कर सकते हैं इसको, सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। सर मैं एडजस्टेबल टेक्स्ट पे जाऊंगा, इसको ओपन करूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है, अभी ये सारी चीज़ें छोड़ दें, बहुत सारे सेक्शन हैं। मुझे यहाँ पे सेक्शन 149 को सेलेक्ट करना है। अब ये सेक्शन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको विदहोल्डिंग सेक्शन नहीं पता होंगे तो आप इसको रिटर्न के अंदर सर्च नहीं कर पाएंगे। देखिए सर, ये आ गया सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। अब मैं कहूंगा कि सही है भाई, इसकी 7,21,000 की सैलरी है, और टैक्स भी उतना ही बना जितना हमने वो करवाया, कितना, 3,038 रुपये। सर मैं यहाँ पे रिसीव्ड वैल्यू में सैलरी के अमाउंट डालूंगा टोटल पूरे साल की। टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, कलेक्टेड और डिडक्टेड का मतलब होता है कि कितना आपका कलेक्टेड हुआ, आपसे कलेक्ट किया गया या आपका डिडक्ट किया गया। कलेक्ट किया गया, कलेक्ट का मतलब होता है टैक्स एडवांस में लेना। जैसे कि आप कोई गाड़ी खरीदने गए, तो पाकिस्तान में क्या होता है, गाड़ी खरीदते वक्त आपसे टैक्स लिया जाता है, इट्स इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। और डिडक्शन ऑफ टैक्स का मतलब ये होता है कि आपको पेमेंट करते हुए डिडक्ट हुआ। जैसे कि एम्प्लॉयर जब आपको सैलरी देता है तो वो टैक्स आपका डिडक्ट करता है, क्या करता है, डिडक्ट करता है। तो सर यहाँ पे मैं टैक्स डिडक्टेड यहाँ पे डाल दूंगा, और मैं कैलकुलेट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे विदहोल्डिंग की चीज डाल दी अपनी, सैलरी एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। यहां तक आपको बात समझ आई सबको? यहां तक बात समझ आई? सर यहां तक कोई सवाल? अभी ये आप आगे, यहाँ नहीं, क्लियर है। एक्चुअल विदहोल्डिंग टैक्स क्यों नहीं डालेंगे जो 21,000 गवर्नमेंट ने काटा है? वो बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं तो अभी आपको ये समझाने के लिए आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ये डालेंगे तो आपका रिफंड खड़ा हो जाएगा। मैं ये भी डाल सकता हूँ कि भाई जो गवर्नमेंट डाले वो डाले, और रिफंड मेरे पास खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल सैलरी स्लिप है सबूत के लिए। कल मेरा ऑडिट होगा तो मैं सैलरी स्लिप शो कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो 21,000 डाल देते, कोई इशू नहीं है। मैं तो वो डाला जो आपका जीरो हो जाए वहां पे। अब ये रिफंड में खड़ा हो जाएगा, मैं कंफ्यूजन नहीं किया। अच्छा, अभी बाकी ये सारी चीजें नहीं देखिएगा, ये क्या क्या है क्या नहीं, ये बहुत आगे की चीजें और बहुत सारी वो है, ठीक है। अभी सिर्फ ये इस पे फोकस करें, सैलरी एम्प्लॉय आपको समझ आएगा सैलरी की विदहोल्डिंग हम कहाँ पे डालेंगे। बाकी किसी का कोई सवाल है? नो क्वेश्चन, चलें ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर ये अब मैं वापस अब मुझे बार बार कंप्यूटेशन में जाना है, मुझे वापस कहाँ जाना है, कंप्यूटेशन में। मैं नीचे आऊंगा, कंप्यूटेशन ऑन करूंगा। सर कंप्यूटेशन पे आऊंगा। सर अब देखें, मेरा टैक्स बना 3,000 रुपये का, मैंने विदहोल्डिंग गवर्नमेंट की 21,000 रुपये की। तो मेरा क्या हो गया, रिफंड करा हो गया कि देखिए रिफंडेबल इनकम टैक्स 18,538, 18,538। अब देखिए, पहली बात, अगर आपका ऐसा कोई रिफंड आ जाए, अगर आपका ऐसा कोई रिफंड आ जाए, तो एक बात मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखिए, रिफंड मिलना ना गवर्नमेंट से बड़ा मुश्किल है आपको। रिफंड मिलना आपको गवर्नमेंट से बड़ा मुश्किल है। ये आपको, ये पाकिस्तान में रिफंड रिफंड कोई नहीं मिलता है, ये इनकम टैक्स का तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और अगर लेने जाओगे तो ऊपर से तुम्हारी ही सारी चीज़ें खोल दी जाएगी, तुम्हारे साथ ही मसले शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी ऑडिट खुल जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और 18,000 20,000 तो मतलब 18-20 करोड़ हो तो चलो फिर बात हो गई। 18 लाख रुपए हो तो चलो कोई बात हो, ये 18,000 रुपये का क्या करना है, ठीक है। तो सर 18,000 का रिफंड नहीं मिलेगा, तो फिर मैं अपने क्लाइंट को ये सजेशन देता हूँ कि भाई तुम क्या करो, अपनी इनकम को इंक्रीज कर दो, अपनी इनकम को क्या करो, इंक्रीज कर दो। इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, तुम्हारी वेल्थ बढ़ेगी, जो कि वेल्थ स्टेटमेंट इंशाल्लाह हमारी कल का क्लास का टॉपिक होगा, वेल्थ स्टेटमेंट, ठीक है। कल होगा, जो भी होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, उसमें हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वेल्थ स्टेटमेंट, जो मैं आज नहीं बताऊंगा, स्लोली लेके चलना है। कल मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा, वेल्थ स्टेटमेंट। लेकिन जब भी अगर आप अपनी इनकम बढ़ाएंगे तो ये सारी इनकम उठ के आपकी वेल्थ में ही जानी है, और वेल्थ आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैं क्लाइंट को यही मशवरा देता हूं कि आप क्या करें, अपनी वेल्थ के अंदर करते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे 18,000 कम करने, मैं अपनी इंप्लॉयमेंट सैलरी इनकम को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, सही है। कैश कितना रखा जा सकता है एक इंडिविजुअल के केस में, कैश किस चीज का कैश, मतलब कि कोई बैंक वैंक में या कहीं पे? अच्छा, अब जो ये सैलरी में नहीं बढ़ाएंगे, सैलरी आपकी रिपोर्ट हो चुकी होगी, सैलरी अमाउंट आपकी वहां से रिपोर्ट हो चुकी होगी। आप कहीं ना कहीं बिजनेस में जाके आप बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं चीजें नहीं बता रहा आपको कि अगर ये आपको इनकम बढ़ानी है तो वो कहीं प्रॉपर्टी में जाके, बिजनेस इनकम में जाके, कोई भी टीचिंग सर्विस दे दी मैंने 1-1.5 लाख रुपए की, मैंने महीने में, मैंने कोई दूसरा काम कर लिया भाई, मैंने साइड पे कोई अपना छोटा मोटा ठिया लगा लिया था, फल फ्रूट बेच लिए, तो उसमें जाके आप इसको डाल के एडजस्ट कर सकते हैं।
सैलरी इनकम एडजस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिपोर्टेड है एफबीआर को। कर देंगे, और वैसे भी सैलरी वालों का ऑडिट नहीं होता, सैलरी वालों को इतने नोटिस नहीं आते। कर लोगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन एक जो मैं आपको लीगल तरीका बता रहा हूँ कि लीगली आप इसको कहीं और पे एडजस्ट कीजिएगा किसी और इनकम के साथ, ओके। अच्छा, कैश वाली बात, कैश इन हैंड तो भाई तुम्हारी मर्जी है ना, जब एक चीज कैश इन हैंड है। अच्छा, कैश इन हैंड वेल्थ, जो भी जूम यूजर है, आपका नाम मुझे नहीं पता, मैं इंशाल्लाह आपको वेल्थ के बारे में कल बताऊंगा। ये भी वेल्थ की बात अभी नहीं करूंगा मैं, कि कैश इन हैंड कितना डालना है, वेल्थ में क्या करने जाना है, क्या इनफ्लो होंगे, क्या आउटफ्लो होंगे, क्या लोन होगा, क्या चीजें होंगी। ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। जी बिलाल। ये जो आपने रिफंड वाली बात की है कि इनकम कहीं और से किसी और हेड पे बढ़ा दी जाए, हम्म। तो दैट्स ओनली एप्लीकेबल इफ वी हैव इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, राइट? अगर और अगर नहीं भी है, नहीं भी है, तो आप बढ़ा सकते हैं, आप डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर भाई, आपने इनकम डाली, आपने कैश पे कमा लिया तो वो पैसा, ठीक है, आपने डाल दिया यहाँ पे, वो रिफंड को कम करने के लिए। सैलरी मैं इसलिए नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि सैलरी बढ़ा दी ना अगर मैंने, तो देखिए सैलरी ऑलरेडी रिपोर्टेड होगी, मेरी जो अमाउंट होगी वो कहीं ना कहीं एफबीआर को रिपोर्टेड है, एज पर माई एम्प्लॉयर से। तो फिर मैं यहाँ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं इसको कहीं ना कहीं बिजनेस इनकम में कहीं एडजस्ट कर लूंगा। जरूरी नहीं है वो इनकम हो या ना हो, क्योंकि हर चीज यहाँ पे कोई रियल बेसिस पे नहीं हो रही होती पाकिस्तान में। सही है, क्योंकि हमें पता ओके, है कि एफबीआर हमें रिफंड देगा नहीं, तो हम फिर इसी तरह अपनी चीजों को वो करेंगे, वेस्ट वेस्ट क्यों करेंगे हम अपना अमाउंट। ओके, सिंपली ओके। अपना टैक्स एडजस्ट करने के लिए, यस, सिंपली अपना टैक्स एडजस्ट करने के लिए आप कुछ भी एक अमाउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये रिटर्न फाइलिंग का जो ये चीज़ है, मैं आपको बहुत सारी 2 नंबर चीज़ें भी यहाँ बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको लीगल वे में मैं नहीं बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको वो भी बता रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिकली क्लाइंट को करवाने के लिए चाहिए होगी, क्योंकि आपके क्लाइंट पाकिस्तान के अंदर कोई टैक्स नहीं पे करता। वो आपको एक तो या तो टैक्स नहीं पे करेगा, या आपकी फीस देने में आपको रुलाएगा। ये दो चीज़ें बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पे थोड़ा काम करना भी कभी कभी। अगर सॉरी, एक फॉलो अप क्वेश्चन था। अगर इफ वी नोटिस कि हमारा जो एम्प्लॉयर है विद होल्डिंग टैक्स हमारे स्लैब रेट से ज़्यादा काट रहा है, तो फिर ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा टैक्स जो होएगा वो रिफंड पोजीशन के अंदर होएगा। जी। मतलब वो पैसे ज़ाया हो गए, तो जी। क्या हम अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि भाई जो जी। 5% है या वट एवर उसके हिसाब से काटो, क्योंकि एग्जैक्टली सर, 18। एग्जैक्टली सर, ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट। बिल्कुल अच्छा सवाल किया सर। बिल्कुल, आपको तो हर मंथ अपना टैक्स चेक करना चाहिए, टैक्स कैलकुलेटर के हजार सॉफ्टवेयर सॉरी हैं। सॉरी, माय बैड। जी जी जी। शायद मैं आपको क्वेश्चन को गलत है। हेलो, आपको आवाज? सॉरी, मेरे नेबर का कुत्ता आ गया था, अपोलॉजीज, माय बैड। नो नो नो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बस आप म्यूट कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि सॉरी, आपका सवाल ये था ना जी, बिल्कुल आपको हर मंथ अपना टैक्स चेक करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, टैक्स कैलकुलेटर। आपके सामने टैक्स कैलकुलेटर 2025 2026 छोड़े, अभी 2024 2025। ये देखें, पाकिस्तान में हजार ही टैक्स कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। आपने अपनी सैलरी इनकम देखी, आपको पर मंथ पता चला, आप यहाँ पे गए टैक्स कैलकुलेटर में गए, ठीक है, आपने अपनी पर मंथ सैलरी डाली। फॉर एग्जाम्पल मेरी पर मंथ सैलरी 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये देखिए लॉन, एक इसने क्या किया, 1 लाख मंथली इनकम, मंथली टैक्स आपका 2,500 रुपए, सैलरी आफ्टर टैक्स इतनी है, ईयरली इनकम इतनी है, ईयरली टैक्स आपका इतना कटना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका टैक्स गलत कट रहा है, आगे पीछे कट रहा है, आप फौरन रिपोर्ट करें, फौरन ईमेल करें, फौरन एचआर के पास जाएं। अपना टैक्स को जाया ना करें। आपका सैलरी इनकम एक बड़ी मेहनत की कमाई की इनकम है, तो आपका टैक्स हमारा पे बहुत होता था। नए नए बच्चे आ जाते हैं, नए नए लोग आ जाते हैं, वो स्लैब रेट से इस्तेमाल नहीं करते, टैक्स ऊपर नीचे काट देते हैं। तो फिर हम क्या करते थे भाई, हम जाके उनको कहते थे कि अगले महीने फिर इसको एडजस्ट करो, क्योंकि एक बार कट के एफबीआर को जमा हो गया ना, तो फिर ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। फिर को वो भी कंपनी भी बोलेगी यार अब एफबीआर को जमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो भी तुम्हें पैसे नहीं देंगे, एफबीआर से भी तुम्हें पैसे मिलना मुश्किल है। तो यही है कि हर महीने अपनी ये जरा चेक कर लिया करें, ये टैक्स कैलकुलेटर से, ठीक है। अच्छा, दूसरा किसी का सवाल आया था, मैं देख लेता हूँ। सर इस रिफंडेबल अमाउंट को हम नेक्स्ट ईयर सैलरी, अच्छा पहले ये होता था अस्मा, पहले ये होता था, अब नहीं होता। अब ये पहले एक जमाने में यहाँ पे होता था, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अभी भी आता है, लेकिन अब ये मुश्किल हो गया है आपको एडजस्ट करना। पहले क्या होता था यहाँ पे, अभी भी ये ऑप्शन तो आ रहा है, रिफंड ऑफ टैक्स ईयर। अब मैं अगर इसको पिछले साल का फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये डालूं, ये शायद 2023 में फिर भी कैलकुलेट कर ले, नहीं, जीरो कर देता है। इन्होंने ये ऑप्शन बंद कर दिया, ये पहले होता था, इसलिए मैं इसकी बात नहीं की, वरना मैं यही कहता कि सर आप नेक्स्ट ईयर में जाके इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर, ये अब बंद कर दिया है, अब ये आप नहीं कर सकते। आपको रिफंड अंडर सेक्शन 170 के मुताबिक ही जाके लेना होगा। यस, बिल्कुल पहले तक था, बिल्कुल पहले तक था, ठीक है।
सही है सर। तो सर ये आपकी छोटी मोटी सैलरी की रिटर्न है जो मैंने आपको छोटी मोटी चीजें बताई, लेकिन अब कुछ और चीजें भी हो सकती हैं एक बंदे की सैलरी इनकम के साथ। अच्छा, अब सबसे पहले सैलरी इनकम। आई वॉन्ट टू बिकम फाइलर बट मुझे जॉब स्टार्ट किए हुए 3 मंथ हुए हैं, तो मैं 3 मंथ की सैलरी शो करूंगी? जी, आप 3 मंथ की सैलरी शो करेंगी। जून के एंड तक अगर आपकी 3 महीने की सैलरी है तो आप सिर्फ 3 महीने की सैलरी शो करेंगी। और 3 महीने की सैलरी, आई होप आपका कोई टैक्स शायद ना भी बने, क्योंकि 6 लाख से ऊपर अगर हुआ है, इतनी अच्छी जॉब है तो फिर 6 लाख से ऊपर होगी तो होगी। ठीक है, थैंक यू जूम। अच्छा सर, यहां तक मैंने सैलरी की बात कर दी, लेकिन अब जो क्लाइंट्स हैं ना, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी। देखें, सिर्फ क्लाइंट्स आप ये नहीं लेंगे, क्लाइंट्स आप लेंगे बैंक स्टेटमेंट। अब ये बैंक स्टेटमेंट क्यों है ये मैं कल बताऊंगा, जब मैं आपको वेल्थ स्टेटमेंट बताऊंगा। जब मैं आपको आपको क्या बताऊंगा, वेल्थ स्टेटमेंट। ओके, तो मैं आपको बैंक की डिटेल कल कल या जो भी परसों की हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको बैंक स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट क्यों जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट से भी सैलरी वेरीफाई हो जाती है। बंदे के पास ना हो, कुछ भी ना हो, तो बैंक स्टेटमेंट उसकी ले लें जहाँ पे उसकी सैलरी आती है, तो वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसकी अमाउंट्स डिफरेंट अमाउंट भी आई हो वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट आया हो वो भी वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, सारी चीजें बैंक स्टेटमेंट बड़ी जरूरी है। बाकी आप उससे लेंगे अदर डिडक्शंस डिटेल। अदर डिडक्शंस डिटेल, कोई मुझे बताएगा अदर डिडक्शन डिटेल्स क्या हो सकती हैं जो आप अपने एम्प्लॉयर अपने इससे ले सकते हैं? और सॉरी, एम्प्लॉयर से नहीं, अपने क्लाइंट से। और अदर डिडक्शन डिटेल्स क्या होंगी? आई एम स्टूडेंट, शुड आई क्या कैन बिकम फाइलर? ये तुम्हारे ऊपर है .com, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें फाइलर बनना है या नहीं बनना। बनना है तो बन जाओ, रिटर्न नील रिटर्न फाइल कर देना। नहीं बुशरा, एक्सपेंस डिटेल नहीं, ऐसे डिटेल नहीं, ये वेल्थ स्टेटमेंट के लिए जरूरी है। ये मैं बाद में कल बात करूंगा थोड़े इस पे। वेल्थ स्टेटमेंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है। और मैं क्या कह रहा था, मेरा सवाल ये था कि अदर डिटेल्स क्या हो सकती है कोई डिडक्शंस की, जो मुझे बेनिफिट हो जाए, मेरे मेरे टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सके। जो पाकिस्तान में, उनको तो ये चीजें पता होंगी क्या क्या टैक्स कटता है तुम लोगों के ऊपर, किन किन चीजों के ऊपर टैक्स पे करते हो। इनकम सैलरी के अलावा, सेल टैक्स की बात नहीं कर रहा। प्रॉफिट ऑन डेट डिविडेंड इज डिफरेंट थिंग, ये तो आपकी इनकम है। बाकी इसके अलावा कहाँ कहाँ पे टैक्स अपना पे करते हो, सेल टैक्स के अलावा? सही सवाल। यूटिलिटी बिल के, इलेक्ट्रिक वगैरह। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट। इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर सर आपका टैक्स कटता है। सर टेलीफोन यूटिलिटीज पे आपके टेलीफोन पे आपका बिल कटता है। सर आप जो ये यूफोन, जैज, जोंग इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर आपका टैक्स कटता है। सर आपकी पीटीसीएल का नेट इस्तेमाल करते हैं, इसके, ये सारी विदहोल्डिंग टैक्स की यहाँ डिडक्शंस होती हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्लाइंट की, फॉर एग्जाम्पल पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी पे 3,000 रुपये का टैक्स डिडक्ट हुआ, मोबाइल के ऊपर 3,000 हुआ, पीटीसीएल के ऊपर 4,000 रुपये हुआ, तो ये टोटल जो चीजें ये भी मेरी टैक्स है। अच्छा, अब मैं, ये बात मैंने अपने लेक्चर में भी बताई है और मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको ये पता है ना कि पूरे साल में आपका 10-15 हज़ार रुपए का ये सारा एडवांस में टैक्स जाता है, ठीक है, तो आप ये टैक्स अपने एम्प्लॉयर को देकर अपनी विदहोल्डिंग को कम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी मंथली सैलरी में विदहोल्डिंग होती है 10,000 रुपये, ठीक है, और आपके पूरे साल में अदर अदर जो डिडक्शन आपका टैक्स बन जाता है, फॉर एग्जांपल सब कुछ मिला के ये आपका बन गया 10,000 रुपये, ये भी 10,000 ही बन गया। तो मतलब कि पर मंथ आपका क्या होगा, डिवाइडेड बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय 12, पर मंथ आपका 833। अब आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी पे 10,000 रुपए की विदहोल्डिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी इतनी है जिसपे विदहोल्डिंग टैक्स 10,000 रुपए की होती है, तो आप एम्प्लॉय को कहेंगे कि भाई ये मेरा हर मंथ ये यूफोन के बिल के ऊपर, इसके ऊपर टैक्स कटता है, ये रहा मेरा बिल, ये आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप आराम से निकलवा सकते हैं, ये मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगा, ये मेरा टॉपिक नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई ये 833 मेरे हर महीने एडजस्ट करो, मेरी सैलरी में से, मेरा 10,000 साल का है तो मेरी सैलरी में से हर महीने एडजस्ट करो। अब वो आपकी विदहोल्डिंग करेगा 9,167 की, क्योंकि अगर उसने ये नहीं किया तो फिर ये 10,000 वापस रिफंड में खड़े हो जाएंगे, ये 10,000 रुपये वापस आपके रिफंड में खड़े हो जाएंगे। और आपका कैश, आपको आपको जो कैश अमाउंट मिल रही होगी वो भी कम मिलेगी, 833 से आपको कैश अमाउंट कम मिलेगी। तो ये आप चीज एडजस्ट करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से, ये हमें लॉ इजाजत देता है अंडर सेक्शन 149। मेरी वीडियो भी देख लीजिएगा एक बार जाके, ऑर्डिनेंस से ये पढ़ भी लीजिएगा। ओके। सेट है। जी बिलाल बोले। एक चीज मुझे समझ नहीं है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हर चीज पे विदहोल्डिंग टैक्स लग रहा है। तो लेट्स से कि क्लाइंट हमारे पास आता है हम्म। साल के एंड के अंदर,
और उसको ये सारे रूल्स वगैरह नहीं पता कि आप अपनी विद होल्डिंग एम्प्लॉयमेंट की जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स जो है उसको कम करवा सकते हैं, तो ऑब्वियसली इज गोना बी इन अ नेट, इट्स गोना बी इन अ रिफंड पोजीशन, राइट? यस। तो मतलब उसको फिर वो बोलेगा नहीं कि यार ये रिफंड मुझे चाहिए, बट आप वो रिफंड उसको दिलवा ही नहीं सकते, तो फिर हाउ डू यू मैनेज दैट? नहीं क्योंकि सर। अल्टीमेटली ना आप उस रिफंड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जी जैसे आई जी थिंक एक भाई बिल्कुल। ने यहाँ का। सर देखिए, आप उसके ब्याह पे जाके रिफंड अप्लाई करते हैं अगर वो बहुत जिद कर रहा है, पहली बात तो सवाल। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ना, इनको ये बात पता है, एक तो सारे लीगली, हम नॉर्मल भी बात करूंगा, सारे टैक्स चोरी हैं, मैक्सिमम लोग टैक्स नहीं देते। और जो आपका क्लाइंट है वो कहेगा रिफंड, तो आप जाके जेन्युइन रिफंड फाइल करें। फिर वो जब कमिश्नर आपको कहेगा यार मुझे इतनी रिश्वत दे दो, सीधी बात है, वो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता आपका टैक्स डिपार्टमेंट। तो आप क्लाइंट को बोलो चल के रिश्वत दे के वो काम करवा ले, क्योंकि रिफंड मिलना लीगल हक है, रिफंड को लीगली अप्लाई किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस पे किया जा सकता है। लेकिन जो आपको प्रैक्टिकल, ये मैंने बता दी वो लॉ की बात, कि लॉ के मुताबिक तो आप 5 रुपए का भी रिफंड लेने एफबीआर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मसला जो है ना, वो ये है कि वो देते नहीं हैं आपको, वो आपको रुलाते हैं, वो आपसे रिश्वत मांगते हैं, वो चीजें आपकी करते हैं। उसके लिए फिर लोग है ना इन चक्करों में पड़ते नहीं है। इसलिए तो हम अपने क्लाइंट को पूरा डिटेल में समझाते हैं ना। अगर क्लाइंट कहता है, मैं कहता हूँ क्लाइंट ये रिश्वत मांगेगा, ये चीज है, मैं इसके अंदर नहीं पढ़ूंगा, ये आप जाके डायरेक्टली हैंडल कर लो, अगर आप दे तो सकते हो। जी जी। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मतलब हम जैसे फाइल कर रहे हो या क्लाइंट से जब ये बात हो रही हो तो खुद भी हम्म। उसको कह सकते हैं कि भाई ये रिफंड तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे ये हिसाब किताब नहीं है, मतलब इस तरीके का। जी 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 बिल्कुल। आपको साथ देखिए, क्लाइंट टैक्स में यही है कि आपको सारी चीजें पता हो अंदर तक, कि आपको क्लाइंट से कैसे डी, क्लाइंट को एक एक चीज आपको क्लियर वे में बतानी है, क्लाइंट से एक एक चीज डॉक्यूमेंट लेवल पे ले लेनी है, क्लाइंट से एक एक चीज आपको हर ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर चीजें आपके पास करनी है। कल उसको नोटिस आया और उसने कहा कि तुमने ये रिटर्न फाइल किया और तुमने ये क्या इन्फॉर्मेशन डाली, और आपने कोई गलत चीजें डाल दी, तो वो आपके ऊपर सच में चढ़ जाएगा और आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो जाएगी मार्केट के अंदर, कि यार ये बंदे को सही काम नहीं आता, ठीक है। तो एवरीथिंग मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, एवरीथिंग मस्ट बी ऑन रिटर्न फॉर्म, एवरीथिंग, उसकी स्क्रीनशॉट, उसके व्हाट्सएप के मैसेज, क्योंकि आजकल क्लाइंट आपको व्हाट्सएप के जरिए चीजें देते हैं, ईमेल यूज इतनी नहीं होती। तो हर चीज आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर्म में होनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा दूसरों के एक तो सवाल ले लूँ, सब क्या है। सर सेविंग अकाउंट का विदोलिंग टैक्स एडजस्ट होता है? बिल्कुल होता है। दानियाल, बिल्कुल एडजस्ट नहीं होता। वो फिक्स इनकम के साथ ही होता है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, प्रॉफिट ऑन डेट, ठीक है। अच्छा, हर हर पे व एडजस्ट होता है सर, ये एनास मुझे समझ नहीं आया। सर मैं फाइलर हूँ, लेकिन सैलरी पर बना हुआ एनटीएन प्रीवियस कंपनी के नेम पर स्टिल डिटेल शो होती है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? प्रीवियस कंपनी के नेम चेंज हो सकता है? फाइलर हूँ लेकिन एनटीएन प्रीवियस कंपनी के नेम पर, एनटीएन प्रीवियस कंपनी के नेम पे कैसे होता है? एनटीएन तो आपके नेम पे होगा रहमा। मैं आपकी बात समझा नहीं है। आप एनटीएन प्रीवियस कंपनी तो आपकी टैक्स डिडक्शन करके जमा करवाती है ना, एनटीएन तो आपके नाम पे बना होगा, ठीक है। हर पे हुआ टैक्स जी, हर पे हुआ टैक्स नहीं, जो टैक्स एडजस्टेबल है, हर पे हुआ नहीं टैक्स ना, जो एडजस्टेबल टैक्स है, जैसे टेलीफोन का, यूटिलिटी का, ये सारे टैक्स एडजस्टेबल है। ये आगे थोड़ा थोड़ा लॉ मेरे साथ चलते होगे ना, तुम्हें चीजें समझ आ जाएगी, क्या एडजस्टेबल है, क्या मिनिमम टैक्स है, या फाइनल टैक्स है। तो छोटी छोटी कुछ सवाल आपके आगे के भी हैं जो मैं आपको खुद ही रोक देता हूँ कि हाँ, एविडेंस बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल एविडेंस आपके पास होना चाहिए। वो हर टैक्स आपका आप एडजस्ट या कहीं से डिडक्ट कर सकते हैं जो आपके पास उसका एविडेंस मौजूद है। किसी का कोई सवाल तो मिस नहीं हो गया मुझसे? बिल शुड बी ऑन अवर नेम, बिल्कुल अस्मा, बिल्कुल जी। विड्रॉल वगैरह इजी लोड प्रॉफिट ऑन डेट, ठीक है सर। एनटीएन मेरे नाम पर है लेकिन सैलरी पर बना है, तो कंपनी के नेम चेंज हो सकता है? हाँ, कंपनी का आप सैलरी, आप जाके वो प्रोफाइल के अंदर अपनी चेंजेस कर सकती हैं, वो भी मैं बता दूंगा। वो इंशाल्लाह कल की क्लास में, अभी अभी अगर हमें टाइम मिल गया, 3 तो बज गए, तो मैं आपको बता दूंगा वो बात भी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुड यू टेल मी विच प्रोविजन वी शुड स्टडी फ्रॉम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? मेरे पूरे लेक्चर दिए गए हैं, वो प्रोविजन के मुताबिक ही बनाए गए हैं, वो आप पहले देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो, और फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी की क्लास में मुझे आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी बताना है कि एफबीआर की वेबसाइट पे कहाँ मिलेगा। सर ये मेरी, अब मैं ये इसको एडजस्ट कहाँ करूंगा? आ जाए यूटिलिटी को लेके चलते हैं। इसको मैं एडजस्ट कहाँ करूंगा? आ जाए रिटर्न के अंदर। सर ये एडजस्टेबल जो टैक्स है वहीं जाएंगे। अब सर मैं यहाँ लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, तो ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर, अगर आप डोमेस्टिक कंज्यूमर है, ठीक है। ये मैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आ गया। यहाँ पे आप प्लस का ऑप्शन डालेंगे, कंज्यूमर नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5, सर बिल डालेंगे के इलेक्ट्रिक के ई का बिल आ रहा है, सबमिट करेंगे, ठीक है। अमाउंट जरूरी नहीं है, बिल की अमाउंट डालनी है तो डाले, नहीं डालनी तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 3,000 रुपये
टैक्स की विदहोल्डिंग डाल सकते हैं, बिल की अमाउंट भी डालनी है, टोटल अमाउंट भी डाल सकते हैं। नंबर वन मैंने ये डाला। दूसरा टेलीफोन का बिल, भाई सेल फोन या टेलीफोन पे मेरा 3,000 डिडक्ट हुआ तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई टेलीफोन। भाई 123 मेरा कंज्यूमर नंबर, जो भी बिल पे आपका नंबर है डालना जरूरी है, डाले नहीं डालना नहीं डाले, पीटीसीएल लिख दिया। मैंने यहाँ पे भी अपना 3,000 रुपये का बिल एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा, ये प्लस का ऑप्शन इसलिए दिया गया कि भाई आपके दो तीन टेलीफोन हो, दो तीन आपके बिल हो, दो तीन आपकी चीजें हो। ठीक है। इसके बाद आपका सर तीसरा, अच्छा पीटीसीएल हुआ वही आ गया, तो मैं इसको इंटरनेट कर देता हूँ। तो इंटरनेट का भी सर आ रहा होगा, ये रहा इंटरनेट बिल। ये रहा इंटरनेट बिल। सर इंटरनेट बिल को भी आप क्लेम कर सकते हैं, 123 कंज्यूमर नंबर, जो भी पीटीसीएल वारेद, जो भी डिवाइस, मोबलिंग की डिवाइस, किसकी भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसका आप डाल देंगे। सॉरी, ये रहा पीटीसीएल इंटरनेट, 4,000 रुपये मैंने ये डाल दिया। ये मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया। ये बहुत और भी चीजें, टेलीफोन, प्रीपेड इंटरनेट कार्ड। अच्छा, ये कुछ होता है एडवांस टैक्स, जो आपका सेल और ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी होती है, एडवांस टैक्स एडजस्टेबल होता है। घर खरीदते हुए, घर बेचते हुए जब आप टैक्स देते हैं। सर टैक्स व्हेन प्रॉपर्टी परचेज, जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं। फंक्शन गैदरिंग, जब ये शादी हॉल बुक करवाते हैं उस वक्त भी आपका एडवांस टैक्स होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। ठीक है। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं। देखें, मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करवाई, मोटर व्हीकल को ट्रांसफर फी करवाई, रेंट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं आपको, बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है। तो ये चीजें सारी एडवांस टैक्स एडजस्टेबल आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ का वकील है ये, तो क्लास कर रहा है। यार वो बंद कर दे, कुड यू टेल मी। अच्छा सर, व्हाट शुड आई डू इफ अ पर्सन रिसीव ऑल सैलरी इन कैश, टोटल इज मोर देन 6 लाख, तो फिर उसकी 6 लाख से ऊपर डालें और टैक्स पे करें। टैक्स पे कहाँ होगा वो मैं भी बताता हूँ आपको। कैश में ना हो। अच्छा, अब थोड़ा सा चीज है ना, अब मैं वापस ये रिफंड की जगह वो कर देता हूँ। ये तो मैंने आपका रिफंड खड़ा कर दिया 21,000 का बिलाल भाई की बात पे। बट अब मैं ये चीजें चेंज कर रहा हूँ अपनी। ठीक है। अब मैं थोड़ी अपनी इनकम बढ़ाऊंगा और मैं पेमेंट पोजीशन पे आऊंगा, सैलरी को पेमेंट पोजीशन पे लाता हूँ। अच्छा, पहले तो यहां तक आपको दिखा दूं कि एडजस्टमेंट हो गई या नहीं हुई। मैं आया टैक्स पे, मैं कंप्यूटेशन पे आया। ठीक है। अब देखिए मेरा रिफंड और बढ़ गया, क्योंकि 10,000 रुपये मेरे रिफंड के अंदर और खड़े हो गए, मेरा 28,000 का रिफंड हो गया। ठीक है, ये तो रिफंड पोजीशन है, इसका रिटर्न तो आराम से फाइल हो जाएगा। लेकिन अगर एक बंदे की पेमेंट पोजीशन है, जैसे एक बंदे ने अभी सवाल किया मुझसे इन्होंने, कि सर वो 6 लाख से, क्या सवाल किया, 6 लाख से ज्यादा की सैलरी है, तो सर कैसे बताएं उसको। यस बिलाल भाई, ये बिल्कुल वेयर्ड है। अभी तो आपको चीज़ें पता ही नहीं है पाकिस्तान की क्या क्या चीज़ें, कि कितना टैक्स है आपको पता चलेगा। अच्छा, और क्या था 6 लाख से सैलरी वाली बात का, मैं जवाब देता हूँ। सर अगर आपकी सैलरी कैश पे है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी पूरे साल को आपको मंथली 70,000 रुपये मिलते हैं, 70 भी नहीं, 1 लाख पकड़ लें, 1 लाख आपको कैश मिलते हैं, और 12 लाख आपकी सैलरी मिलती है, आपकी कोई विथहोल्डिंग नहीं होती। आपकी कंपनी, आप एक, फॉर एग्जांपल आप एक दुकान पे काम करते हैं पाकिस्तान में, और दुकान वाला कोई विथहोल्डिंग नहीं करता, और ना वो विथहोल्डिंग एजेंट होता है। आप एक जोड़िया बाजार में एक दुकान पे, या सदर मार्केट के अंदर, या किसी शोरूम पे एक दुकान में काम करते हैं, वो आपको हर महीने 1 लाख रुपए कैश सैलरी दे देता है। अब वो ईमानदारी से कहता है यार मैं अपनी सैलरी शो करूंगा, तो वो यहाँ 12 लाख रुपए डालेगा। ओके। ठीक है। अब उसका यहाँ पे टैक्स मैं एडजस्टेबल टैक्स भी जीरो कर देता हूँ, यहाँ से सारे टैक्स में जीरो कर देता हूँ। मैं सारे टैक्स यहाँ पे जीरो कर देता हूँ सर। सर ये सारे टैक्स मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझ लिए होंगे आपने, बल्कि मैं डिलीट कर देता हूँ। सर मैं कंप्यूटेशन पे आता हूँ। अब 12 लाख के ऊपर जो टैक्स निकल के आया हुआ है अच्छा 15,000 सर, एक का। सवाल है सर। सर एक मिनट, सर एक मिनट, ये कॉन्सेप्ट मैं समझा दूँ फिर मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ, मैं सवाल के लिए हमेशा ठीक। बैठा हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। सर ये 15,000 रुपये का टैक्स आया। अब सर ये 15,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट को पे करने, ये एडमिटेड है, अभी रिफंडेबल आ रहा था वो पे नहीं करना था, जो रिफंडेबल आ रहा था वो पे नहीं करना था, लेकिन अब ये 15,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो सर बराबर में ही आपको एक बटन दिख रहा है, प्रीपेड पीएसआईडी। पीएसआईडी का मतलब होता है पेमेंट सिस्टम आईडी, जो भी होता है पेमेंट स्लिप आईडी होता है इसका पूरा फुल फॉर्म। राइट। ठीक है। जो भी होता है ब्रो लिख दो। ठीक है। तो ये आपकी होती है पीएसआईडी। पीएसआईडी पे मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, पहले कह रहा है रिटर्न को सेव कर लें, प्लीज सेव योर रिटर्न बिफोर पेइंग टैक्स। अच्छा, कोई भी एरर होगा ना तो ये रेड फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार कोई भी है। तो मैं रिटर्न को सेव कर लेता हूँ। जी सर मैंने सेव कर लिया। ठीक है, ये कैंसिल। अबे यार एच टी एम, ये मेरा यार, एक तो सॉरी, मेरा चल रहा है, कनेक्टेड है, सॉरी। अच्छा आ गया, सॉरी वापस आ गया। हो गया हो गया हो गया। कभी कभी ये मसला आ जाता है। सर मैंने रिटर्न सेव कर लिया।
सर मैंने PSID का पॉइंट ये दबाया, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें लाइव बता रहा हूँ ना, तो कुछ ना कुछ सिस्टम के ग्लिचेस भी आते रहते हैं जो आपको पता चलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें लाइव पोर्टल पे कर रहा हूँ, कोई डमी पोर्टल मैंने नहीं बनाया हुआ उसका। सर प्रीपेड किया। सर यहाँ पे ना, ये मेरे क्लाइंट का नाम आ गया, उसकी जीमेल आ गई, उसका मोबाइल नंबर आ गया, और उसका एडमिटेड टैक्स आ गया। अब ये कहेगा जनरेट PSID। अच्छा, अब मैं ये कर नहीं रहा, क्योंकि क्लाइंट की जनरेट PSID हो जाएगी, उसको ईमेल चली आएगी, उसको लगेगा यार कुछ काम वाम हो रहा है। ये जैसे ही जनरेट PSID पे बटन दबाएंगे ना, तो आपको एक नंबर डाउनलोड होगा, आपके पास क्या होगा, एक नंबर आएगा। उस नंबर, एक वो एक क्या क्या कह सकते हैं उसको, स्पेशल नंबर कह सकते हैं, या एक क्या, जैसे नहीं होता किसी का स्टूडेंट का CRN नंबर होता है, इस तरह का नंबर होता है, तो वो एक स्पेशल नंबर होता है, उसको क्या कहते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। कोई भी चीज़ का, जैसे हमारा एक शनाख्ती कार्ड नंबर एक होता है, ठीक है ना, तो वो नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। वो नंबर के थ्रू आप अपनी कोई भी मीज़ान बैंक, UBL बैंक, कोई भी बैंक की ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे, अपने मोबाइल ऐप से वो नंबर डालेंगे, वो पेमेंट ऑटोमेटिकली 15,000 उठाएगा, आप अपनी पेमेंट पे कर देंगे, ठीक है। पेमेंट पे करने का तरीका मैं नहीं बताऊंगा, वो तो सब डिजिटल दौर है, सबको मोबाइल चलाना आता है और सब पेमेंट करना जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट किस तरह होती है, ठीक है। सर धड़ाधड़ सवाल आ गए। सर अगर सैलरी कैश में हो तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो रिकॉर्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं, रिकॉर्ड नहीं है। कंज्यूमर नंबर जो बिल पे है वो देंगे जी, बिल्कुल। एक मिनट, एडजस्ट हो जाएगा सर, पेड, यस। अच्छा, ये आपस में आप लोग PSID कोड, ठीक है। जी, PSID कोड कहते हैं उसको, PSID कोड कहते हैं, एक एक नंबर होता है, वो नंबर जनरेट होगा, उस नंबर के थ्रू आप पेमेंट कर देंगे। मैं अभी ये जनरेट नहीं कर रहा, मेरा अपना जब आएगा ना, मैं आपको जनरेट करके भी बता दूंगा, मैं अपने रिटर्न के ऊपर, ठीक है। तो अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जनरेट होने के बाद सर, अब जब मैं पेमेंट कर चुका हूँ, पेमेंट में कर चुका हूँ, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे पेमेंट में। तकरीबन आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के बाद जब आप जाएंगे, तो यहाँ आप जाएंगे पेमेंट के ऊपर, ठीक है। पेमेंट में होगा, यहाँ पे आपका आएगा लोड, यहाँ पे आपकी अभी देखिए अनक्लेम पेमेंट है, अभी कोई पेमेंट नहीं आई। जब आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे आपकी पेमेंट शो होगी, उसको आप लोड करेंगे, तो आपकी पेमेंट यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आप लोड करेंगे तो आपकी पेमेंट आ जाएगी। और फिर सर डाटा में जाके पेमेंट आपकी यहाँ पे, एडमिटेड इनकम टैक्स यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि आपकी पेमेंट पे हो चुकी है। मतलब नाउ यू आर ओके टू फाइल योर रिटर्न, मतलब यू आर गो रेडी टू फाइल योर रिटर्न, कि आप अपना रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, आपको अब कोई मसला नहीं होगा। वापस रिपीट करता हूँ, PSID पे जाएंगे, सेव करेंगे, PSID पे जाएंगे, एक PSID नंबर जनरेट करेंगे। क्योंकि ये देखें, सैलरी वालों के लिए तो ज्यादा टैक्स कटे हुए होंगे, लेकिन जब बिजनेस के और आएंगे ना रिटर्न, तो उनकी विथहोल्डिंग नहीं हुई होती, वो तो कहते हैं लमसम यार, यार 15 लाख रुपए दिखा दे, 5 लाख दिखा दे, 6 लाख दिखा दे। यार प्लीज ये नहीं करें, ये स्क्रीन के ऊपर तो मुझे रिमूव करना नहीं आता, क्या करते हैं इसको। हो गया, ठीक है। तो जो भी आपकी पेमेंट है, वो पेमेंट आप PSID पे जाके जनरेट PSID नंबर करेंगे। जैसे ही जो नंबर आएगा, उस नंबर को ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कहीं से भी, और पेमेंट पे जाके वो पेमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये बात समझ आई पेमेंट वाली आप लोगों को? डाटा पे चलाता हूँ वापस। रिस्ट्रिक्शन लगा दें, सॉरी, कोई नहीं। वंस पेमेंट हैज बीन लोडेड विल द फाइनल अमाउंट ड्यू आइदर शो अप जीरो अमाउंट, नहीं बिलाल, जीरो शो नहीं करेगा, वो यहाँ जीरो कर देगा और यहाँ पे आपकी पेमेंट उठा के ला देगा, एडमिटेड इनकम टैक्स में यहाँ लेके आ जाएगा। वो जीरो नहीं करेगा, बस अमाउंट को यहाँ उठा के कर देगा, और आपका रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कर देगा, यहाँ यहाँ पे जीरो कर देगा वो बस, ठीक है। आप जब अपना मेन कोई किसी का रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो जरूर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा उस टाइम पे भी। वन, अच्छा सर, पेमेंट अब होने के बाद सैलरी पेयर को फिर सेव रिटर्न करना है, ठीक है। फिर सर उसको जाना है सबमिट पे, सबमिट पे क्या जाना है, सबमिट पे। अब देखिए मैं सबमिट दबाऊंगा ना, तो ये देखिए मुझे क्या एरर दे रहा है, ये एरर पढ़ रहे हैं आप, एडमिटेड इनकम टैक्स अगेंस्ट कोड मस्ट बी पेड बिफोर सबमिशन, मतलब कि 15,000 रुपये आप पे करें सबमिशन। ये 9203 का कोड दिया, ये कोड्स होते हैं डिफरेंट, और उसने कहा कि 15,000 मस्ट बी सबमिटेड बिफोर सबमिशन। जब मैं ये पे कर दूंगा ना, तो मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा, तो मुझसे एक वो मांगेगा, अच्छा, मुझसे एक चीज मांगेगा, वो मांगेगा मेरा पिन कोड, जो पिन कोड मुझे आईरस ने, FBI ने दिया होगा, जो FBI ने मुझे ईमेल के ऊपर पिन कोड दिया होगा, जैसे कि आपका ATM का पिन कोड होता है 4 नंबर का, जो आपका एक सिक्योर कोड होता है, वो सिक्योर कोड आपसे पूछेगा, वो आप डालेंगे तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। अभी मैं ये PSID वाली पेमेंट हटा के
6 लाख से कम करके पेमेंट को मैं आपको वो भी बताता हूँ सिक्योर कोड कहाँ पे आता है। ठीक है। अच्छा जी सर, वो अगर याद नहीं हो तो क्या करेंगे सर, वो चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, वो भी मैं अभी मैं वापस यहाँ से बाहर जाऊंगा, अभी मैं सैलरी इनकम के बाद आपको बाहर जाके सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ सैलरी इनकम की चीज़ें बता रहा हूँ कि रिटर्न कैसे फाइल होगा पूरा। अच्छा, अब मैं थोड़ी इनकम को 12 लाख से कम करता हूँ ताकि मेरी पेमेंट जीरो हो जाए, मेरी एडमिटेड इनकम टैक्स जीरो हो जाए। ये मैं कर देता हूँ 6 लाख। सर टैक्स चार्जेबल पे आया मैं। सर कंप्यूटेशन पे आऊंगा। देखिए सर, अब मेरी एडमिटेड इनकम सारी इनकम जीरो, क्योंकि मेरा टैक्स चार्जेबल ही नहीं हुआ। देखिए, टैक्स चार्जेबल भी कुछ नहीं है, टैक्स नॉर्मल टैक्स भी नहीं है, क्योंकि 6 लाख तक पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में 6 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर सेव करूँ, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि वो मुझसे मांगेगा भाई अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करो, सब कुछ करो, तो मैं भी वेल्थ को जीरो जीरो कर देता हूँ। ये मैं आपको कल बताऊंगा या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो भी हम लेंगे। ठीक है, मैं ज़रा इसको जीरो जीरो कर दूं, रिकन्सिलेशन पे जाके मैं यहाँ पे जीरो। ठीक है भाई, कैलकुलेटर कर दे। ठीक है, वो खुद ही हो जाएगा, पर्सनल एक्सपेंस भी जाके जीरो। अब मैंने सेव कर लिया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये मैं अभी एक चीज़ कर रहा हूँ, ये बाद में बताऊंगा आपको। कल कल की क्लास का इंशाल्लाह मैं अभी ग्रुप में आपको थोड़ी देर में शाम रात तक बता दूंगा, ठीक है। कंफर्म टाइम। बट टाइम के ऊपर थोड़ा सा मसला आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। कल फिर हमसे, कल हम आएंगे, कल 1 1.5 घंटे की क्लास होगी वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर हमारी सिर्फ। अच्छा सर, अब मैं आ जाऊंगा सेव करके। सर मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा, अब देखें। देखिए बॉस, यहाँ पे वो पिन कोड पे मुझे ले आया, क्योंकि देखिए अब मेरा रिटर्न फाइल करने की इजाजत दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ें, आई सैयद आशिर अली, मेरा CNIC नंबर ये है। एज सेल्फ मेंबर ऑफ एओ, सेल्फ हूँ या AOP हूँ या रिप्रेजेंटेटिव हूँ, या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव मेरा रिटर्न फाइल करे, ऑफ द टैक्स पेयर नेम अबाउट डू सोलनली डिक्लेयर द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव दैट द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस रिटर्न स्टेटमेंट इज कंप्लीट, करेक्ट एंड कंप्लीट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डर। मतलब कि ये जो मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल कंप्लीट ईमानदारी से और करेक्ट रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट और कंप्लीट रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं पिन कोड डालूंगा, मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा, ये रिटर्न मेरा सबमिट हो जाएगा। ठीक है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मैं आपको बताऊं कि रिटर्न सबमिट होने के बाद कहां जाता है। अब मैं आपको मेनली बाहर की चीजें बताता हूँ कि रिटर्न सबमिट होने के बाद कहां जाता है। सर यहां से मैं अब इसको क्लोज कर देता हूं, क्योंकि यह रिटर्न फाइल नहीं करना मुझे। जी, पहले पेमेंट होगी फिर रिटर्न होगा, और अगर पेमेंट जीरो है तो तब भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओके। सर यहां तक समझ आ गया सबको, कोई क्वेश्चन? चले सर। सर जैसे ही जब आप रिटर्न फाइल करेंगे ना, ये मैं आउटसाइड आ गया हूँ, मैं बाहर आ गया हूँ। अच्छा, आपका रिटर्न जो है ना, अभी देखिए ड्राफ्ट में पड़ा होगा। ड्राफ्ट का मतलब होता है जो काम आपने आधा अधूरा करके छोड़ा हुआ है वो ड्राफ्ट में होगा। अगर मुझे अपने, मैंने रिटर्न को फाइल नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेमेंट बनाई और क्लाइंट को पेमेंट दे दी, क्लाइंट ने बोला अभी मैं पे करता हूँ, कल परसों करता हूँ, तरसों करता हूँ, तो आपका रिटर्न यहाँ पे जो है वो ड्राफ्ट में आ जाएगा। आप बना के रख देंगे। ड्राफ्ट में आके पेंसिल का जो निशान है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपका रिटर्न वापस ओपन हो जाएगा। वापस वापस आपका रिटर्न यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो भी मैंने वर्किंग की होगी वो सारी सेफ है, यहाँ पे सारी की सारी सेफ है। ठीक है। ये आपका आ गया ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में हर वो काम पड़ा होगा जो आपने काम अधूरा करके छोड़ा होगा, काम आपने कंप्लीट नहीं किया। इनबॉक्स का मतलब ये होता है कि सर जो भी FBR की तरफ से आपको नोटिस आएगा, नोटिस टू फाइल अ रिटर्न, कि नोटिस कोई का आपका ऑडिट खुल गया, कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांग ली, कोई आपका सेक्शन 122 असेसमेंट का नोटिस आ गया, ये सारी चीजें इनबॉक्स के अंदर आएगी, जो भी FBR की तरफ से आपको आ जाए। अल्लाह करे कोई किसी को कुछ ना आए, सबसे डेंजर चीज यही होती है कि इनबॉक्स में कुछ आ जाए हमारे पास। ठीक है। सेट है। तो दूसरा ये कि फिर से ड्राफ्ट में हमारी चीजें, आउटबॉक्स का मतलब सर जो अवेटिंग एक्शंस बाय FBR, आपने जो भी रिप्लाई दिया होगा, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक नोटिस आया, आपने उसका रिप्लाई दिया, तो वो आउटबॉक्स में चला जाएगा। जैसे ही FBR उसको एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो कंप्लीट टास्क में आएगा आपका। ठीक है। सही है। वो तो सेक्शन 111A का भी, यस बिल्कुल, अनएक्सप्लेन इनकम का भी आता है। ठीक है। सेक्शन 114 का नोटिस आता है। 114 का नोटिस ये आता है कि भाई जो तुमने पुराने रिटर्न फाइल नहीं किया उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करनी है मुझे। एक एक चीज मैं आराम आराम से करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि ये कोई एक वो नहीं हो रहा, सेशन नहीं हो रहा। ये आपने 4 महीने का कोर्स लिया हुआ है, ये सेशन नहीं है कि एक ही दिन में सारी चीजें आप समझ लें और सर मैं कल से काम करना स्टार्ट हो जाऊं।
सुकून से चलें, सुकून से समझें, हर चीज़ कंप्लीट समझाऊंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि सर मैं अभी फाइलर बनाऊँ, मुझे पिछले महीने साल के नोटिस आ गए तो उसका क्या करना है, तो उसको क्या करना है, उसके रिटर्न फाइल करने किस तरह करना है, सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। ठीक है। सही है सर। अब जो मैंने रिटर्न फाइल किया होगा कंप्लीट टास्क, अब कंप्लीट टास्क में तीन चीजें हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन है। सर ये रजिस्ट्रेशन वही है जो हमने बाहर की थी अभी, वो उसकी एप्लीकेशन आ जाती है। सर एक आ जाता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब जो आप रिटर्न फाइल किया है, देखिए ये आशिर अली का टैक्स ईयर 2024 का रिटर्न फाइल है। अब आशिर अली अगर मुझसे कहता है सर, वो मुझे फोन करता है कि यार मुझे मेरा रिटर्न दे दो, तो मैं क्या करूंगा, ये जो आंख दिख रही है इस आंख पे क्लिक करूंगा, यहां पे आऊंगा, प्रिंट करूंगा, रिटर्न प्रिंट करूंगा, और उसको उसका सबूत दे दूंगा कि मैंने तुम्हारा रिटर्न फाइल कर दिया, ये रहा। ये रहा एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये ओपन आ रही है, सबको स्क्रीन पे दिख रही है। एफबीआर की एक्नॉलेजमेंट स्लिप सबको नजर आ रही है। जी। ठीक है सर, ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स ईयर 2024, ड्यू डेट अक्टूबर 31 अक्टूबर थी, और रिटर्न का फाइल किया 25 फरवरी 2025, मतलब कि ड्यू डेट के बहुत बाद रिटर्न फाइल हुआ इसका। फिर इसने 1,000 रुपये का चालान भी पे किया अपना। ठीक है, ये इसका आ गया पूरा रिटर्न। ये आप उसको दे देंगे कि हाँ भाई मैंने तुम्हारा रिटर्न फाइल कर दिया। ये है डिक्लेरेशन फॉर्म, ये है आपका डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट। ओके। ये 1,000 का चालान मैं आपको इंशाल्लाह कल वेल्थ के बाद बताऊंगा। 1,000 वाला चालान कल वेल्थ के बाद बताऊंगा कि पेमेंट के बाद 1,000 का चालान कहाँ पे किया जाता है। 1,000 का चालान ये होता है जो लेट फाइलर होता है ना, उनको 1,000 रुपये पे करना होता है, उसकी पीएसआईडी कैसे बनेगी, ये कल का टॉपिक है मेरा, आज का टॉपिक नहीं है ये। ठीक है। चलें सर, ये हो गया। अच्छा सर, सॉरी मैं बाहर था, सॉरी कहाँ चला गया सर, क्लोज करें। हाँ सर, ये क्लोज करें। सर फिर आपके बराबर में आ रहा है कंप्लीट टास्क में, शायद बिलाल आपने मुझसे सवाल किया था, किसने किया था कि सर मुझे अपने पुराने रिटर्न देखने हैं, तो मैं कहाँ देखूं। तो सर यहाँ पे आप अपने जाके डिक्लेरेशन के अंदर और ऑडिट असेसमेंट के अंदर। अच्छा, अब ये ऑडिट असेसमेंट क्या होता है। देखिए जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो सबसे पहले ये ऑर्डर आता है, ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये होता है, अंडर सेक्शन 120 इसकी मैंने डिटेल भी बताई हुई है, कि भाई ये रिटर्न जो है ना मैंने खुद से फाइल किया और एफबीआर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। एफबीआर ने कहा हाँ भाई तुमने सेक्शन 120 के मुताबिक अपना रिटर्न फाइल किया है, बिल्कुल तरीके से अच्छा रिटर्न फाइल किया है। ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट, तो यहाँ पे आपके आपका ऑर्डर आ जाता है। डिक्लेरेशन मतलब कि आपने डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे आपका ये वाला ऑडिट टू सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि एफबीआर में आपका रिटर्न सबमिट हो चुका है, ये कमिश्नर की तरफ से आपका आ जाता है। ये रहा, ये भी सेम चीज ही है, ये इसी तरह। अच्छा ये पुराने मेथड पे आ रहा है, ये पागल के बच्चों ने अभी तक सेट नहीं किया, लेकिन ये इसी तरह का फॉर्म है, ये देखें। ये ऑर्डर सेक्शन 120, ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट, कि आप इंडिविजुअल है, सिस्टम है, रिटर्न ही आएगा, लेकिन ये आपका ऑर्डर आ गया कि हाँ भाई हमने ये आपका रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया है। डिक्लेरेशन का मतलब आपने अपना रिटर्न फाइल किया, कर दिया, और ऑर्डर का मतलब कि आपका रिटर्न एक्सेप्ट हो चुका है, ये भी रिटर्न फाइल करने के आधे घंटे बाद आपके आईआरएस के ऊपर शो हो जाता है। तो जिसको भी अपना कभी पुराना रिटर्न कंसल्टेंट से फाइल करवाते होंगे, तो वो सारे रिटर्न जाके इस तरह एफबीआर में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। जी बिलाल साहब। एक सवाल पूछना है जी जी। एफबीआर के अकाउंट्स के हवाले से। तो अगर मैं अपने क्लाइंट्स के काम कर रहा हूँ, तो हम्म। एम आई लॉगिंग इनटू देयर अकाउंट, और एम आई डू आई हैव एक्सेस टू देयर अकाउंट थ्रू माय अकाउंट नो विद नो द एफबीआर? नो। आप ये जो माई एक्सेस वाला भी एक चक्कर होता है, लेकिन वो नहीं कीजिएगा कभी भी, मैं उसके लिए मना करता हूँ। यू कैन हैव एक्सेस देयर अकाउंट बाय सिर्फ जस्ट आपका आईडी और पासवर्ड चाहिए। मैंने सऊदीया में काम किया है, मुझे अभी इनका नहीं पता, लेकिन दुबई और सऊदीया में क्या होता है, ओटीपी होता है। जब भी आप क्लाइंट का अकाउंट लॉगिन करेंगे तो उनको ओटीपी जाता है, ओटीपी लेना पड़ता है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, सिर्फ क्लाइंट्स आपको आईडी पासवर्ड लेना है। आईडी पासवर्ड की जगह देखिए, मैं अपना थोड़ा सा क्लाइंट लिस्ट बता देता हूँ। मैंने, खैर मैं भी नहीं बता रहा सर, वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। वो बाद में। तो मैंने अपनी पूरी क्लाइंट लिस्ट बनाई हुई है, उसका मैंने आईडी पासवर्ड सबके सेव किए हैं, मेरे पास एक्सेस होता है, मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ठीक है। तो यू कैन एक्सेस योर क्लाइंट अकाउंट्स एनी टाइम, क्योंकि देखिए क्लाइंट को अगर अकाउंट चलाना आ गया तो फिर आपका काम ही नहीं रहेगा ना सर, फिर आप तो फंस गए। नो, आई थिंक मैं इसलिए पूछ रहा था कि जनरली मैं यहाँ जब देखता हूँ तो लाइक क्लाइंट्स हैव देयर अकाउंट बट दे गिव एक्सेस टू यस स्पेसिफिक अकाउंटेंट्स और टैक्स अकाउंटेंट्स यस टू यस। मैनेज देयर अफेयर्स अरे बेसिकली। आई बट नो दुबई सऊदीया सर, और यहाँ पे यही होता है, बट पाकिस्तान में डिफरेंट सिस्टम है। पाकिस्तान में जिनका इंडियन बनता है उनको यही नहीं पता होता आईडी पासवर्ड क्या होती है, ये चीज़ें क्या होती है, आधे से ज़्यादा लोगों को।
और जिनको पता होती है वो रखते भी हैं, वो आपको देते हैं एक्सेस करने के लिए, आप उनकी इजाजत से ही चला रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन एक्सेस का कोई थैंक यू। मसला नहीं है, सिर्फ आप आईडी पासवर्ड दे देते हैं, आईडी पासवर्ड आपके पास भी सेफ होता है पहले से। मसला सर यहाँ पे ये होता है, जो पुराने जमाने के लोग हैं ना, जो पुराने फाइल कर रहे हैं, अब वो अपना जब क्लाइंट चेंज करना चाहते हैं ना, तो बेचारों के पास आईडी पासवर्ड नहीं होता। ठीक है। तो और उनको पुराना अपना मालूम भी नहीं होता यार, मोबाइल नंबर और सब क्या दिया, और फिर वकील जो होते हैं वो आईडी पासवर्ड दे ही नहीं रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझसे ही रिटर्न फाइल कराओ, ये कराओ। तो इसलिए मैं, क्लाइंट भी आजकल क्या करता है, बड़ा शातिर है कि हर चीज़ अपने पास ही रखता है यहाँ पे पाकिस्तान में भी। वरना लोग बड़े, यहाँ पे क्या एक से एक लोग हैं, आपको एक से एक लोग मिलेंगे यहाँ पे। बहुत अजीब सिस्टम है यार, मैं जी खुद जी अभी सर, बहुत इट्स अजीब क्रेजी। सिस्टम है। अभी आप ये मेरे साथ कोर्स करते रहेंगे, शायद आप फिर बोलेंगे यार क्या मैं काम ही ना करूँ ये वाला। ठीक है। तो लेकिन सर पैसा भी बहुत है, पैसा है, पैसा भी बहुत है इस फील्ड में, क्योंकि जहाँ पे अवाम को नॉलेज ज़्यादा ना हो ना, वहाँ पे ऐसे लोग कमाते भी अच्छे हैं। खैर ऐसा नहीं है, अमेरिका यूएस में लोगों को नॉलेज है तब भी अकाउंटेंट कंसल्टेंट्स कमाते हैं। यहाँ पे दो नंबर ही से ज़्यादा कमाया जाता है इस फील्ड के अंदर, बस ये मसला है। ठीक है। अच्छा भाई सर, अब आ जाए सर, एक बंदे ने मुझसे पूछा था सर मैं अपना पिन कोड चेंज कर सकता हूँ? जी सर, यहाँ पे आएंगे आप, ये आपको दिख रहा है, ये मैंने कल भी बताया था कि ये आपकी प्रोफाइल है। आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, आप अपना पिन कोड भी चेंज कर सकते हैं अंदर जाके। पिन कोड फॉर एग्जांपल भाई, अभी ये पिन कोड इसका जो भी हो पुराना, तो मैंने नया पिन कोड डाल के 1 2 3 4 और उसको कंफर्म कर लिया, 1 2 3 4, ये इसका पिन कोड चेंज हो गया यहाँ पे। एनी टाइम आप चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड में भी चेंज नहीं कर सकता, आप चेंज पासवर्ड में जाके भी ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड कर सकते हैं। और एक भाई ने सही कहा कि हर 60 दिन बाद आपका पासवर्ड अब आपको रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के बड़े मसले हुए हैं, लोगों के साथ रिटर्न के अंदर चीज़ें की गई हैं, गलत गलत चीज़ें हुई हैं। तो अब हर 60 दिन बाद आपका पुराना पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है, आपको नया पासवर्ड आपका बनाना पड़ता है। सेट है। तो सर ये कुछ आज सैलरी की रिटर्न के ऊपर चीज़ें थी। ठीक है। कल कल का जो मेरा टारगेट है वो है वेल्थ स्टेटमेंट, और मेरा दूसरा टारगेट जो है वेल्थ स्टेटमेंट के साथ वो है, ये है कि पीएसआईडी बताना, और थोड़ा सा प्रोफाइल को टच कर लेना कि प्रोफाइल में कैसे एडिशन और चेंजेस होती हैं। ठीक है। आज के लिए मैंने आपको आइरस के अंदर सैलरी रिटर्न के बारे में बताया, एडजस्टेबल विदहोल्डिंग के बारे में बताया, अदर एडजस्टेबल विदहोल्डिंग बताई। सर मैंने आपको इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स और कंप्लीट टास्क के बारे में बताया, और पीएसआईडी को जनरेट करना बताया। आज के लिए मैंने, आज अगर ये वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखी है तो आप किसी का भी सैलरी रिटर्न इंशाल्लाह आराम से फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब किसी का कोई सवाल हो तो करें, 10 मिनट हमारे पास है, फिर 10 मिनट बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर रखा है, और जो न्यू स्टूडेंट कोई आए हैं जिनको मैंने जिनको ज्वाइन करने का कहा, वो भी सर क्या कर सकते हैं, ये मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं इस कोर्स के हवाले से जो भी है। सेट है। बाकी जिनको लेफ्ट करना है वो लेफ्ट भी कर सकते हैं, सर क्वेश्चन आंसर है हमारा। जी बिलाल साहब, आप बोलें बोलें जब तक, मैं तब तक इनके देख लूँ। जी। बेसिकली मैंने जो लेक्चर स्लाइड्स थी और आपकी जो वीडियोस थी वो देख ली हैं सैलरी वाले के ऊपर। और हम्म। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे स्लाइड्स के ऊपर, तो लाइक आपकी क्या प्रेफरेंस है, किस तरीके से आपसे मैं सवाल पूछूं? शुड आई जस्ट सेंड यू द पीडीएफ डॉक्यूमेंट विद माय क्वेश्चंस ऑन स्पेसिफिक स्लाइड्स? आप एक साथ ना भेजें, मुझे थोड़े थोड़े करके आप 2 4 क्वेश्चन भेज दें, मैं उसके जवाब देता हूँ, फिर मुझे 2 4 क्वेश्चन भेज दिया करें। आप ओके। मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करें, मैं आपको जितने जैसे आपके चलिए। जवाब क्लियर होंगे आप अगले क्वेश्चन मुझे भेज दिया करें। ठीक है। ओके, ऑसम, मेरे थैंक पास यू। मैसेजेस बहुत आते हैं ना, तो मुझे जैसा टाइम मिलेगा मैं आपको उन क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। अब अगर 10 क्वेश्चन एक साथ भेज देंगे ना तो मैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मुझे 3 4 भेजें, जैसे उसका जवाब मिले अगले 3 4 भेज दें मुझे। सलाम वालेकुम सर, लेक्चर का ओवरव्यू दे सकते हैं? लेक्चर का ओवरव्यू क्या मतलब? आ, मेमुना में समझा नहीं आपकी बात। इंशाल्लाह कर लेंगे सैलरी रिटर्न फाइल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस लॉ लेक्चर कहाँ, अच्छा सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सर लॉ लेक्चर कहाँ देखेंगे सर? इसके लिए आपको हमारा ये पोर्टल खरीदना पड़ेगा, और ये आज की क्लास बस लास्ट थी, हमारी 2 क्लास डेमो होती है, अब नेक्स्ट क्लास सिर्फ हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए होगी। आज की क्लास ये लास्ट होती है, इसके बाद हम सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को वो करते हैं और किसी को भी टैकल नहीं करते। फिर हमारी नेक्स्ट ओरिएंटेशन होगी, उसमें जो ग्रुप बनेगा उसमें आप ऐड हो सकते हैं। सामिया, लॉ के लेक्चर देखने के लिए आपको देख से नहीं, इस लॉ के लेक्चर कहाँ से देखें आप सर? आपके सर लॉ के लेक्चर देखने के लिए आपको रजिस्टर होना पड़ेगा हमारे इस कोर्स के अंदर। पूरे आपको कंप्लीट पोर्टल दिया जाएगा, उसमें सारी रिकॉर्डिंग होगी, और नेक्स्ट क्लास का जो लिंक होगा वो भी आपको शेयर होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हमारी सिर्फ रिस्ट्रिक्शन होगी, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे वही हमारे ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपको बतानी है, या मैं कल की क्लास में पहली बार में बताऊंगा, बिलाल साहब या कोई जो मेरा एक्टिव है वो मुझे ये याद दिलाएगा सर, मुझे इनकम एफबीआर की वेबसाइट से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डाउनलोड करना बताएं, क्योंकि बहुत बच्चे लेफ्ट भी कर चुके हैं,
तो कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआर से आप अपना एक्चुअल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लॉ जो है वो कहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर मैं क्लास को ऑफ करूं। नो क्वेश्चन, थैंक यू। थैंक्स थैंक्स अस्मा। चलें सर। थैंक्स रहमा, थैंक्स अस्मा। चलें सर, क्लास ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास का आपको ग्रुप के अंदर मैं बता दूंगा। ना हुआ तो फिर नेक्स्ट वीक में हमारी कोई बड़ी क्लास होगी, तो जो भी होगा मैं आपको इंशाल्लाह कर दूंगा अपडेट। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ये आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर इंशाल्लाह। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।